Welcome to the Stupid Genius, and today we are going to talk about how to take the negative history from the patient. We are in the third lecture of the Approach to Diagnosis series, जिसमें आज हम बात करेंगे नेगेटिव हिस्ट्री के ऊपर. ठीक है. सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड हाउ टू टेक द पर्सनल डेटा ऑफ द पेशेंट, मतलब नाम, एज वगैरह. देन वी हैव कंप्लीटेड हाउ टू टेक द चीफ कंप्लेंट्स ऑफ द पेशेंट. देन वी हैव टॉक्ड हाउ टू राइट द history of presenting illness, and after this history of presenting illness comes the past history. But within the history of presenting illness हमें एक चीज़ का और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बातें करनी होती है, व्हाट इज़ नेगेटिव हिस्ट्री करके, राइट. सो अगर जहाँ तक मैं समझता हूँ नेगेटिव हिस्ट्री के बारे में कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट जहाँ से आपको एक अच्छी डायरेक्शन मिलती है टुवर्ड्स योर डायग्नोसिस. क्योंकि देखो, जब भी आपके पास पेशेंट आता है तो वो कोई एक दो कंप्लेन लेके आता है कि ठीक है मुझे खांसी है और बुखार है करके. सो द पेशेंट इज कमिंग टू यू विद द फीवर एंड द कफ हिस्ट्री ऑफ 3 days. देन यू स्टार्ट आस्किंग पेशेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स. आपने सपोज 10 सवाल पूछे उससे, जिसमें से उसने 4 का बोला कि हाँ मुझे ये सिम्टम है करके. जैसे कि पेशेंट इज़ कमिंग विद द फीवर, आपने पूछा कि आपको क्या बोलते उसको, रैशेज हुआ है क्या, तो पेशेंट ने बोला हाँ रैशेज हुआ है. फिर आपने पूछा कि आपको बोन पेन हो रहा है क्या, फिर हाँ बोन पेन हो रहा है. फिर आपने पूछा कि आपको आंखों के पीछे दर्द होता है क्या, होता है क्या, जैसे कि इसको बोलते हैं रेट्रो ऑर्बिटल पेन. तो हाँ पेशेंट बोलता है हाँ होता है. आप बोलोगे मसल पेन हुआ क्या, तो बोलते पेशेंट हाँ होता है. फिर आप पूछोगे कि आपको ठंड लग रही है क्या, आपके चील्स है क्या, राइगर है क्या, आपका हाथ पैर काँप रहा है क्या, तो पेशेंट बोलेगा नहीं है ना. उल्टी हुई है क्या, नहीं है. तो देन यू कम टू द डायग्नोसिस कि अच्छा हो सकता है इसको पेशेंट को डेंगी है करके, क्योंकि द सिम्टम्स इज मोर लाइकली टुवर्ड्स द डेंगी नॉट टुवर्ड्स द मलेरिया, है ना. अभी मैं आपको सुनाऊंगा कि मैंने ये जो अभी बातें बोली कि मैंने कैसे डिस्टिंग्विश किया कि मलेरिया और डेंगी में से क्या हो सकता है. आई विल टेल यू इन सम टाइम. तो दिस इज़ हाउ यू टेक द नेगेटिव हिस्ट्री. तो सर ये तो समझ ही नहीं, आपने क्या बोला, आप खुद ही बोल के खुद ही समझ गए. लिसन, व्हेन द पेशेंट कम्स विद द सिम्टम, सपोज फीवर. अब सोचो, क्या इस दुनिया में बुखार होने का सिर्फ एक ही रीज़न है क्या? नहीं. There are a lot of the things which can cause fever. Suppose हमारी just in hypothetical world बुखार होने के 5 रीजन्स हैं, ठीक है, एंड वन पेशेंट इज कमिंग विद वन ऑफ द रीजन. तो आपको कैसे पता चलेगा कि उन 5 में से कौन सा है रीजन. सपोज रीजन 1 2 3 4 5, बुखार होने के 5 रीजन्स हैं, ठीक है. अब पेशेंट इज कमिंग विद वन ऑफ द रीजन, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इन 5 में से पेशेंट को कौन सी बीमारी है? नहीं पता चलेगा, है ना. यस, देयर कम्स द नेगेटिव हिस्ट्री. और ये नेगेटिव हिस्ट्री कैसे हम कहेंगे कि हम इन 5 बीमारियों के सिम्टम्स पूछेंगे पेशेंट से. सपोज इसका पेशेंट डायरिया है, इसका वॉमिटिंग है ना, इसका रैशेस है, इसका बोन पेन है, इसका मसल पेन है. जस्ट एन एग्जाम्पल, इज हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, राइट. तो सपोज मेरे पास पेशेंट आया बुखार से और मैं उससे पूछूंगा कि आपको डायरिया है, पेशेंट कहेगा नहीं है. मैं बोलूँगा वॉमिटिंग है, पेशेंट कहेगा नहीं है. मैं कहूँगा आपको क्या रैशेज हुई, पेशेंट कहेगा नहीं है. मैं कहूँगा कि आपको बोन पेन है, तो पेशेंट कहेगा हाँ बोन पेन तो है मुझे. फिर मैं कहूँगा क्या मसल पेन है, पेशेंट कहेगा नहीं मसल पेन तो नहीं है. So from the 5 symptoms, from this all 5 symptoms, that is diarrhea, vomiting and bone pain, muscle pain, sorry, rashes, bone pain and muscle pain. Patient ने क्या बोला, उसको bone pain है. That means this symptom is associated with the fever. यानी कि ये 4 symptom patient के पास नहीं है. तो ये जो symptom हो गया ये वाला, ये positive history है patient की. और ये जो 3-4 है ना, ये क्या है, negative history है patient की. Now we got it. What is positive history and what is negative history? Let's say. Okay. Now, come here. मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि what is negative history. ठीक है. मैंने अभी क्या बोला कि सिम्टम नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 बीमारियाँ हैं. ये 5 बीमारियाँ हैं जिनकी 5 अलग अलग सिम्टम्स है. सपोज इसका मैंने क्या बोला, इसका बोला मैंने डायरिया, इसका बोला वॉमिटिंग, इसका बोला रैशेज, इसका बोला मैंने बोन पेन, है ना, और इसका बोला मैंने मसल पेन. आपने पेशेंट से पूछा तो पेशेंट ने क्या बोला, मुझे ये नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे ये है और मुझे ये नहीं है. देन इन 5 सिम्टम्स में से पेशेंट ने आपको क्या बताया, आपको पेशेंट ने ये बताया कि देखो भैया मुझे ये वाला सिम्टम है, मुझे बुखार के साथ बोन पेन है, मुझे बुखार के साथ क्या नहीं है, मुझे बुखार के साथ डायरिया नहीं है, मुझे बुखार के साथ वॉमिटिंग नहीं है, रैशेज नहीं है, मुझे मसल पेन नहीं है. नाउ इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इस ये जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने आपके सामने जो बनाई है, उसमें आपने क्या देखा कि आपने 5 सवाल पेशेंट से पूछे और 5 में से पेशेंट ने 4 को ना बोल दिया, है ना, और 1 को बोला हाँ कि मुझे ये वाली प्रॉब्लम है.
देन यू कम टू अ डायग्नोसिस दैट ओके दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज नंबर 4. यू गॉट दैट. अब सुनो, इसमें से पॉजिटिव हिस्ट्री कौन सी होगी और नेगेटिव हिस्ट्री कौन सी होगी. तो सिम्टम नंबर 4 इज पॉजिटिव हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट एंड ऑल दिस 3 आर दिस एंड दिस वन, दीज आर द नेगेटिव हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट. यू गॉट दैट. अच्छा, यानी कि सर आप ये बोल रहे हो कि अगर मेरे पास कोई भी पेशेंट आएगा तो मुझे उससे वो सारे सिम्टम्स पूछने होंगे जो मुझे लगता है कि डायग्नोसिस हो सकता है. बिल्कुल सही. अगर सपोज आपके पास कोई पेशेंट आया जिसको खांसी हो रही है, तो आपने सोचा कि इस पेशेंट को खांसी की हो रही है, क्या इसको अस्थमा है, क्या इसको ब्रोंकाइटिस है, क्या इसको निमोनिया है, क्या इसको टीबी है. आपको चार बीमारी दिमाग में आई. कोई पेशेंट आपके पास आया खांसी लेके, तो आपने क्या सोचा, क्या इसको अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है या फिर टीबी हो सकता है. तो इन चारों बीमारी में से आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को कौन सा है. यस, आप उस पेशेंट से इन चारों बीमारी से रिलेटेड सवाल पूछोगे. ठीक है. तो अगर कोई सवाल उसमें से मैच होता है कि पेशेंट बोलेगा सपोज आपने पूछा कि क्या आपको शाम के टाइम बुखार लगता है, तो पेशेंट बोलेगा हाँ शाम के टाइम तो मुझे बुखार लगने लग जाता है. तो आप पूछोगे कि आपको रात को टाइम में स्वेटिंग होती है, तो बोलेगा पेशेंट हाँ रात को पसीना भी बहुत आता है. तो आप सोचोगे अच्छा ये तो टीबी का सिम्टम है, तो आप बोलोगे पेशेंट को टीबी है. ठीक है. अगर आपने पेशेंट से पूछा कि आपको क्या सांस लेते हो तो वीजिंग साउंड आती है, आप खुद सुन सकते हो एज ए डॉक्टर, यू कैन ऑल्सो हेयर द वीजिंग साउंड, तो आप कहोगे कि पेशेंट को अस्थमा है. राइट. सो दिस इज हाउ यू टेक द नेगेटिव हिस्ट्री. तो सबसे प्राइमरी गोल जो आपको या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि सबसे प्राइमरी थिंग दैट यू मस्ट नो टू अंडरस्टैंड नेगेटिव हिस्ट्री, दैट द सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ ऑल द डिजीज. यानी कि यू मस्ट हैव टू रीड पैथोलॉजी टू अंडरस्टैंड द डिजीज. यू मस्ट हैव टू लर्न द मेडिसिन और द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज टू आस्क द नेगेटिव हिस्ट्री. तो सर अभी आप क्यों पढ़ा रहे हो. अब तुम यही पूछोगे ना कि सर जब हमें ये नेगेटिव हिस्ट्री लेनी नहीं आएगी, क्योंकि हमने तो अभी कोई डिजीज़ पढ़ी नहीं है. एज ए सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द डिजीज, है ना. तो आप क्यों पढ़ा रहे हो. मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि दिस इज ओनली फॉर योर कॉन्सेप्ट. आई एम टीचिंग यू हाउ टू टेक द नेगेटिव हिस्ट्री. आई एम नॉट टीचिंग यू द डिजीज प्रेजेंटेशन. आई एम नॉट टीचिंग यू द मेडिसिन. You have to read the medicine, you have to understand the symptoms of the disease, and then only you understand the negative history. So I'm just teaching you how to take the negative history. So I have taken 13 examples here, और ये 13 examples मोस्ट ऑफ द ओपीडी में यही सब चलता है. आप जाओगे अभी मेडिसिन की हिस्ट्री किसी भी डिपार्टमेंट में, और जब हिस्ट्री लोगे, चाहे वो पेडियाट्रिक्स का हो, नॉर्मल मेडिसिन का हो, आपको इसमें से कुछ ना कुछ पढ़ ही जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज अ नेगेटिव हिस्ट्री. ठीक है, इतना समझ गए ना. अब आ जाओ अपन एग्जाम्पल्स देखते हैं. Okay, so what is negative history? So in medical history taking, a negative history means you specifically ask about the common or relevant symptoms about the patients, but the patient denies having them. समझा है क्या कि आपके पास जब पेशेंट आता है तो आपको तो पहले ही देख के पता चल जाएगा कि पेशेंट हो सकता है अस्थमा का है. आपको देख के पता चलेगा कि इसको तो आरएस में कोई, आरएस का मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई डिजीज़ है. अरे यार पता चल जाएगा ना. एक पेशेंट खांसता खांसता आ रहा है, एक पेशेंट खांसता खांसता आपके पास आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसको लंग्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. अब लंग्स की जो भी 7-8 बीमारियां हैं आपके दिमाग में आ गई, तो देन यू विल आस्क द कॉमन और रेलिवेंट सिम्टम्स. समझ आया. देन यू विल स्पेसिफिकली आस्क द पेशेंट द कॉमन एंड द रेलिवेंट सिम्टम्स ऑफ द डिजीज दैट यू आर थिंकिंग दैट कुड बी अ डायग्नोसिस. अगर आपको लग रहा है कि हो सकता है इसको अस्थमा है, तो अस्थमा वाले सवाल पूछो उससे, बट द पेशेंट डिनाइज इट, देन इट्स बिकम्स अ नेगेटिव हिस्ट्री. बट व्हाट इफ द पेशेंट सेज कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, दैट बिकम्स द पॉजिटिव हिस्ट्री. यू गॉट दैट. अगर आपने पूछा कुछ, अगर उस पेशेंट ने बोला कि हाँ मुझे ये हो रहा है, तो वो पॉजिटिव हिस्ट्री हो जाएगी. अगर वो पेशेंट डिनाई करते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं है, तो वो नेगेटिव हिस्ट्री हो जाएगी. ना, इट रूल्स आउट द पॉसिबल डायग्नोसिस. मैंने अभी बोला कि जो आप सवाल पूछते हो, अगर उसका आंसर हाँ है तो आपकी डायग्नोसिस की तरफ आप अप्रोच करोगे. पर अगर पेशेंट उसको डिनाई करता है तो इट्स रूल्स आउट द पॉसिबल डायग्नोसिस. यानी कि आपके रास्तों का पत्थर हटा देगा ये. सपोज आरएस वाला पेशेंट आया, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला पेशेंट आया, और आपने 5 डायग्नोसिस अपने दिमाग में सोच लिया. तो आपने सोचा कि मैं एक सवाल पूछता हूँ और उस 5 को 4 कर देता हूँ. तो आपने एक सवाल पूछा. ओके सॉरी, एक कॉल आ गया था, तो मैं क्या पढ़ा रहा था भूल गया. सो इट बेसिकली रूल्स आउट द
पॉसिबल डायग्नोसिस। इतना समझ आया क्या कि आप नेगेटिव हिस्ट्री पूछते हो तो इट रूल्स आउट द पॉसिबल डायग्नोसिस, कि अगर आंसर आपका पेशेंट का ना आता है इसका मतलब वो डिजीज़ नहीं है। नाउ लेट्स सी हाउ टू राइट द नेगेटिव हिस्ट्री। आप कैसे नेगेटिव हिस्ट्री कैसे लिखते हो? तो कुछ नहीं, ऐसे लिखना होता है, नो हिस्ट्री ऑफ किस, जैसे कि कफ, फीवर, कुछ भी, जो भी आपको पेशेंट ने बोला कि मुझे ये नहीं है। सपोज आपका पेशेंट बुखार लेकर आया, ठीक है, और आप उससे पूछ रहे हो कि आपके गले में दर्द हो रहा है, मतलब थ्रोट पेन हो रहा है या फिर सोर थ्रोट है आपको, तो आप लिखोगे, अगर पेशेंट बोलेगा नहीं है तो आप लिखोगे नो हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट, ठीक है। दिस इज हाउ द नेगेटिव हिस्ट्री इज रिटन। पर बेसिकली आप उसको लाइन में लिखना। मैंने कल भी सिखाया था, लास्ट लेक्चर में मतलब सिखाया था कि नो हिस्ट्री ऑफ, है ना, इधर लिखोगे सोर थ्रोट। अगर आपने पूछा कि आपको डायरिया है क्या, तो बोलेगा कि नहीं डायरिया नहीं है, तो नो हिस्ट्री ऑफ लूज स्टूल। तो डायरिया मत लिखना, लूज स्टूल लिखना, वरना वहीं पे नंबर कट जाएंगे। फिर लिखोगे नो हिस्ट्री ऑफ, सपोज आपने पूछा कि क्या आपको उल्टी हुई, तो बोलेगा पेशेंट नहीं है, तो नो हिस्ट्री ऑफ वॉमिटिंग, ठीक है। तो ऐसे लिखना होता है लाइन बाय लाइन। एक लाइन में एक ही चीज़ लिखना, दूसरी लाइन में दूसरी लिखना, तीसरी लाइन में तीसरी लिखना। नो हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट, नो हिस्ट्री ऑफ लूज स्टूल एंड नो हिस्ट्री ऑफ वॉमिटिंग, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलो समझा क्या कि हाउ टू राइट द नेगेटिव हिस्ट्री? जस्ट राइट नो हिस्ट्री ऑफ, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो नो हिस्ट्री ऑफ। पर इतना बड़ा कौन लिखेगा बार बार, इसलिए नो N/H/O, नो हिस्ट्री ऑफ, इसको बोलते हैं नो हिस्ट्री ऑफ। जैसे हम लिखते हैं ना क्लिनिकल फीचर, तो इसको लिखते हैं क्लिनिकल फीचर F, है ना, या फिर चीफ कंप्लेंट्स, तो लिखते हैं चीफ कंप्लेंट्स, ऐसे, ठीक है। चलो यूजुअली अपीयर्स आफ्टर द पॉजिटिव हिस्ट्री और इलनेस ऑफ द, ये कुछ नहीं है, ये बता रहे हैं कि जब आप हिस्ट्री लेते हो तो ये नेगेटिव हिस्ट्री कब आएगी? तो पहले तो आप पेशेंट का बायोडाटा लेते हो, है ना, फर्स्ट पेशेंट का बायोडाटा, उसके बाद चीफ कंप्लेंट्स ऑफ द पेशेंट, देन हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, एंड देन यू राइट द नेगेटिव हिस्ट्री। तो नेगेटिव हिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस का ही टॉपिक है एक नेगेटिव हिस्ट्री। सर ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे सुनो, दिमाग लगाओ। जब आप पेशेंट से बातें कर रहे हो, राइट, आपने चीफ कंप्लेंट्स लिख ली, आप हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस के बारे में पेशेंट से पूछ रहे हो, तो इस दौरान आप खुद ही सवाल पूछते हो ना पेशेंट से। तो आप 10-12 सवाल पेशेंट से पूछते हो, तो हो सकता है उसमें से 8 सवाल का जवाब पेशेंट बोले कि हाँ ऐसा ऐसा है, और 2 का बोले नहीं ऐसा नहीं है। तो 8 तो हो गया पॉजिटिव हिस्ट्री जो आप हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में लिखोगे, बाकी 2 किधर लिखोगे? बाकी 2 लिखोगे नेगेटिव हिस्ट्री में। सो दैट्स वाई इट इज़ अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। समझा क्या? तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, और उसके अंदर ही लिखते हैं हम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सपोज हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, द पेशेंट वाज अपरेंटली ऑल राइट, थोड़ी जो भी लिखना है लिख दिया, और यहाँ पे आपकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे लिखना नेगेटिव हिस्ट्री। नेगेटिव हिस्ट्री में सपोर्ट जो पेशेंट ने डिनाई किया है, जैसे उसने पेशेंट ने नो हिस्ट्री ऑफ बोला, नो हिस्ट्री ऑफ, जैसे कि उसने बोला कि मुझे वॉमिटिंग नहीं है, तो नो हिस्ट्री ऑफ वॉमिटिंग, नो हिस्ट्री ऑफ चिल्स, नो हिस्ट्री ऑफ राइगर्स, ऐसे लिखना है, ठीक है। चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन एग्जाम्पल्स। अब हमें सिर्फ एग्जाम्पल करने हैं। आई हैव 13 एग्जाम्पल्स, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें सिखा दूंगा जितने भी सिम्टम्स है। अच्छा सुनो, इसी सीरीज़ में द अप्रोच टू डायग्नोसिस सीरीज़ में मैं आपको फीवर के बारे में एक लेक्चर अलग से दूंगा, मैं आपको कफ के बारे में एक लेक्चर अलग से दूंगा, मैं आपको बर्निंग म्यूचुरेशन के बारे में एक लेक्चर अलग से दूंगा, वॉमिटिंग के बारे में आपको अलग से दूंगा, कफ जैसे ये हो कफ, मैं आपको फिर से क्या बोलते हैं उसको, डायरिया के बारे में अलग से एक लेक्चर दूंगा, मैं आपको वॉमिटिंग के बारे में अलग से एक लेक्चर दूंगा, मैं आपको चेस्ट पेन के बारे में अलग से एक लेक्चर दूंगा, ब्रेथलेसनेस के बारे में अलग से एक लेक्चर दूंगा। सर इतने सारे लेक्चर्स अलग से क्यों? क्योंकि देखो हर पेशेंट एक सिम्टम से आता है, और मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि हर एक सिम्टम का अलग अलग सवाल होता है, राइट, और उसकी अलग अलग डिजीज़ होती है। फॉर एग्जांपल सपोज ये 5 डिजीज़ है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ये 4 डिजीज़ है, डिजीज़ 1, 2, 3 एंड 4। आपको पता है कि चारों का प्रेजेंटेशन सेम हो सकता है, मतलब ये सब कफ लेके आ सकते हैं पेशेंट, ये चारों पेशेंट कफ से आएंगे, और आपको पता लगाना कि ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है। दैट इज अप्रोच टू डायग्नोसिस, ठीक है। चलो ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, फीवर। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक पेशेंट आया एंड द पेशेंट इज गिविंग यू द हिस्ट्री ऑफ फीवर सिंस 4 days, दैट इज अ क्लिनिकल फीचर। पर अभी हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस के ऊपर। तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में कैसे लिखते हैं कि दिस फीवर फॉर 4 days, अब उसका कैरेक्टर लिखते हैं कि ऑनसेट कैसा था। यहाँ पे ऑनसेट नहीं लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हाई ग्रेड फीवर है, हाई ग्रेड यानी कि ग्रेटर देन 102 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी फ़ारेनहाइट, ग्रेटर देन 100
2 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाई ग्रेड का मतलब ये होता है। और कंटिन्यूअस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि पूरे दिन भर होता है, दिन रात, है ना, दिन रात होगा। और फ्लक्चुएशन कैसी होगी, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगी फ्लक्चुएशन। मतलब कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है। तो ये क्या है, फीवर, जिसकी एक हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस आपको बताई गई है। दिस इज़ पॉजिटिव हिस्ट्री। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप फीवर जब अगर पेशेंट आपके पास आए तो आप क्या सोचोगे। देखो, नेगेटिव हिस्ट्री लिखना सिखा रहा हूँ मैं, याद मत करना, मैं लिखना सिखा रहा हूँ। ओके, अब मेरे साथ सोचो, ठीक है। अगर कोई पेशेंट है, उसको फीवर है, तो उसको क्या हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको हो सकता है। तो पहला डायग्नोसिस तो आप ये सोचोगे क्या इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है क्या। तो ठीक है, चलो हम सोचते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस के नाम से। क्या नाम होता है बैक्टीरिया का, स्ट्रेप्टोकोकस। उसकी वजह से ना गले में दर्द होता है, सोर थ्रोट बोलते हैं उसको। तो अगर बुखार का पेशेंट है तो अगर आपके पास आया तो आप उसको सोचो कि कहीं इसको स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है ना। फेरेंजाइटिस जिसको बोलते हैं हम, यहाँ पे उसका इन्फेक्शन होता है, उसको बोलते हैं फेरेंजाइटिस। तो उसमें सोर थ्रोट होता है, आपको हुआ भी होगा, है ना, जिसकी वजह से आप एजिथ्रोमाइसिन वगैरह खाते हो। तो सोर थ्रोट, तो आप पेशेंट से पूछो क्या आपके गले में दर्द हो रहा है या फिर खसखसाहट हो रही है, तो पेशेंट बोलेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लिखोगे नो हिस्ट्री, यानी कि नेगेटिव हिस्ट्री में नो, यहाँ पे सिर्फ नो रैशेस वगैरह ऐसे लिखा है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप नो हिस्ट्री लिखना, नो हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट। आपने एक डायग्नोसिस कर ली। दूसरा, अगर बुखार है, ठीक है, तो हो सकता है मलेरिया हो, उसको मलेरिया हो सकता है ना, बुखार मलेरिया में बुखार होता है। अब मुझे बताओ मलेरिया के साथ, मलेरिया में और क्या होता है, चिल्स एंड राइगर। तो आप ये पेशेंट से ये पूछोगे कि आपको ठंड लगती है ना, या फिर आपके हाथ पैर ऐसे कांपते हैं, चिल्स एंड राइगर। तो पेशेंट बोलेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप फिर से लिखोगे नो हिस्ट्री ऑफ चिल्स एंड राइगर ना। आप सुनो, अगर सपोज आप सोच रहे हो कि मलेरिया तो नहीं है, ठीक है, बुखार है, हो सकता है डेंगू हो, उसको डेंगू हो। तो डेंगू के लिए क्या होता है, बोन पेन होता है, मसल पेन होता है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन होता है। तो है ना, तो आप ये पूछोगे पेशेंट से कि आपको बोन पेन है क्या, है ना, कि आपको आंखों के पीछे दर्द होता है क्या, मसल पेन हो रहा है क्या, है ना। और बोन पेन बेसिकली लंबार रीजन में होता है, ऐसा लगता है कि हड्डियाँ टूट गई है करके, और पैरों में बहुत ज़्यादा होता है, राइट। और उसके बाद रैशेस भी होता है डेंगू में। तो आपने ये पूछा कि आपको बोन पेन हो रहा है क्या, रेट्रो ऑर्बिटल पेन हो रहा है क्या, मतलब रेट्रो ऑर्बिटल पीछे मतलब आंखों के पीछे। तो पेशेंट से ऐसे मत पूछना रेट्रो ऑर्बिटल पेन है क्या, पेशेंट से आप पूछोगे कि आंखों के पीछे दर्द हो रहा है क्या, उसकी लैंग्वेज में पूछना है, चाहे वो जैसे कि सपोज जो भी लैंग्वेज बोलता हो तो उस लैंग्वेज में पूछना। उसके बाद आप पूछोगे क्या रैशेस है क्या, हाथ पैर पे लाल दाग धब्बे पड़े हैं क्या। तो पेशेंट बोलेगा नहीं वो भी नहीं है। तो आप कैसे लिखोगे, नो हिस्ट्री ऑफ रैश, है ना। या फिर आपने क्या पूछा, बोन पेन, और क्या पूछा आपने, मसल पेन, है ना, और क्या पूछा आपने, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, तो वो भी लिखोगे, ठीक है। आपने ये भी समझा। तो डेंगू नहीं है, मलेरिया नहीं है, और क्या पूछा आपने, सोर थ्रोट नहीं है। सोचो और सोचो, सपोज आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन सपोज यूरिनरी ट्रैक में भी हो सकता है, यूटीआई जिसको हम बोलते हैं, लड़कियों में ज़्यादा होता है, लड़कियों को समझ आ जाएगा। देखो लड़कियों में यूटीआई बहुत ज़्यादा होता है, और तुम्हें रीज़न भी पता है, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पढ़ा है हमने एनाटमी में कि लड़कियों में यूटीआई क्यों होता है। तो सपोज अगर यूटीआई हो गया तो ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में तो बुखार होगा। तो आप सोचोगे कि जब यूटीआई होता है तो क्या सिम्टम होता है, यस, अर्जेंसी ऑफ द यूरिनेशन, मतलब उसको जब यूरिन आएगी ना तो उसको लगेगा कि अभी कर दूँ करके, ठीक है। तो उसको ऐसा लग रहा है क्या, अर्जेंसी, मतलब आप उसको पेशेंट को कैसे पूछोगे, क्या आपको ऐसा लगता है कि मुझे अभी वॉशरूम जाना पड़ेगा सूसू करने के लिए, अभी वॉशरूम जाना पड़ेगा, कि आपको अर्जेंट फील होता है क्या जाने के लिए, है ना। तो वो पूछोगे। क्या ड्रिपिंग ऑफ द यूरिन होती है क्या, मतलब विजाइना बोल रहा हूँ, यूरेथ्रा या फिर पेनिस से यूरिन की बूंदें गिरती है क्या, वैसा हो रहा है क्या। या फिर सुसु करते वक्त दर्द होता है क्या, जलन होती है क्या पेनिस पे, तो ऐसा पूछोगे आप। क्या सुसु जब आप करते हो तो ग्लैंस पेनिस पे दर्द होता है क्या, या फिर जलन होती है क्या, ये पूछोगे। इसको बोलते हैं बर्निंग मिक्चुरेशन। तो पेशेंट फिर से बोलेगा नहीं मुझे बर्निंग मिक्चुरेशन नहीं होती, मतलब मुझे दर्द नहीं होता या फिर मुझे जलन नहीं होती। तो आप लिखोगे नो हिस्ट्री ऑफ बर्निंग मिक्चुरेशन, जो कि यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो नो हिस्ट्री ऑफ बर्निंग मिक्चुरेशन। समझा क्या। अब सोचो और बुखार क्यों हो सकता है, सपोज उसने कुछ उसको गैस्ट्राइटिस हो गया या फिर ऐसा कुछ खा लिया जिसकी वजह से उसको क्या हो गया, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गया। तो उस केस में भी अगर बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन करते हैं तो उस केस में वॉमिटिंग डायरिया भी होता है। तो इस केस में भी चीज़ें हो सकती है। और सपोज और क्या पूछ सकते हो आप, कोई घर में और कोई बीमार है क्या करके, किसी को और को बुखार है क्या करके, किसी को टीबी है क्या करके, क्योंकि इन केस में भी क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये ना, तो एक दूसरे से
ट्रांसफ़र होते हैं, तो क्या ये सब है क्या? तो दिस इज़ हाउ यू आस्क द पेशेंट ऑफ द फीवर। तो चलो देखो हमने क्या क्या पूछा, वो हमने कैसे लिखा है। नेगेटिव हिस्ट्री में नो हिस्ट्री ऑफ चिल्स एंड राइगर मलेरिया के लिए, नो हिस्ट्री ऑफ रैश, है ना, रैश, बोन पेन और रेट्रोऑर्बिटल पेन डेंगू के लिए, नो हिस्ट्री ऑफ कफ। अच्छा, कफ किस में होगा? अगेन अगर टीबी का पेशेंट है तो नो हिस्ट्री ऑफ कफ, है ना, टीबी में भी बुखार भी होता है और कफ भी होता है। तो ड्राई कफ और प्रोडक्टिव कफ दोनों होते हैं। सर ड्राई कफ क्या बोल रहे हो आप? ड्राई कफ जिसमें कुछ मुंह से बाहर नहीं निकलता, बलगम वगैरह नहीं निकलती। और प्रोडक्टिव मतलब क्या? प्रोडक्टिव मतलब जिसमें म्यूकस या फिर बलगम मुंह से बाहर निकलता है। तो टीबी में दोनों टाइप का होता है, ठीक है, पर ज़्यादा केस में प्रोडक्टिव होता है जिसमें बलगम वगैरह बाहर निकलती है। तो आपने वो भी पूछा नहीं है। फिर आपने पूछा है सोर थ्रोट है क्या? क्यों? स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए, वो भी नहीं है। वॉमिटिंग डायरिया है क्या? फूड पॉइजनिंग के लिए पूछा आपने, वॉमिटिंग डायरिया है क्या आपको? तो वो भी आप पेशेंट ने कहा नहीं है। फिर आपने पूछा बर्निंग म्यूचुरेशन यूटीआई के लिए, वो है क्या? नहीं है। एब्डोमिनल पेन अगेन गैस्ट्राइटिस के लिए, वो भी नहीं है, ठीक है। रिसेंट ट्रैवल, अच्छा रिसेंट ट्रैवल क्यों लिखा? देखो एक बीमारी होती है टॉपिकल स्प्रू के नाम से। उसमें क्या होता है, जब जो बंदा अगर ट्रॉपिकल रीजन में ट्रैवल करता है ना, तो उसको एक इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें डायरिया होता है पेशेंट को, है ना, उसकी वजह से उसको बुखार लगता है और डायरिया उसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड लॉस भी होता है। तो उस केस में हम पूछते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री की है क्या? क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री हम जब करते हैं तो एक बंदा अपनी जगह अपने हैबिटेट से दूसरी हैबिटेट में जाता है, तो वहाँ पे उसकी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, राइट। तो वो चीज़ हम पूछते हैं क्या ट्रैवल हिस्ट्री है क्या, है ना, किसी मस्क्यूटो ने काटा था क्या, क्योंकि मलेरिया डेंगू इससे फैलता है क्या, किसी बीमार बंदे के कांटेक्ट में आए थे क्या, सपोज किसी को जुकाम है, आप उससे मिले, अगले दिन आपको हो गया, तो दिस इज हाउ द कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड। तो ये हिस्ट्री हम पूछेंगे फीवर वाले पेशेंट में, ठीक है। अच्छा आप सोचो कि अगर आपके पास पेशेंट आया था बुखार वाला और आपने उससे इतनी सारी चीज़ें पूछ ली और उसमें से कोई भी एक सवाल का जवाब हाँ आ गया, सपोज ये वाले सवाल का जवाब हाँ आ गया, तो आपको पता है कि डायग्नोसिस हो जाएगा मलेरिया, समझे। तो दिस इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन टू द पेशेंट, कि अगर आपको हर बीमारी के बारे में सारे सिम्टम्स थोड़े थोड़े पता है और आपको पेशेंट आता है तो आप उससे सवाल पूछते हो, तो रेलेवेंट सवाल पूछना, ऐसे नहीं कुछ भी पूछ रहे हैं, समझे। अभी आपको और सिखाता हूँ, ये तो बस फीवर का है, तो समझे फीवर का समझ गए कि क्या क्या सवाल पूछना है। सोर थ्रोट पूछो फेरेंजाइटिस के लिए, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए, है ना, चिल्स राइगल पूछो, रेट्रोऑर्बिटल पेन, रैशेस वगैरह पूछो, क्योंकि रैशेस हमारे पास चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स में भी मिलते हैं, राइट। उसके बाद बर्निंग म्यूचुरेशन पूछो, है ना, रिसेंट ट्रैवल पूछो, डायरिया वॉमिटिंग, ये तो कॉमन है, ये दोनों तो कॉमन पूछना ही पूछना है, डायरिया वॉमिटिंग है क्या। उसके बाद फूड क्या खाया था लास्ट नाइट, 10-12 घंटे तक का फूड पूछना, जैसे कि सपोज कोई पेशेंट आया आपको रात को बोल रहे हैं मुझे डायरिया हो रहा है, तो पूछो कि ना दिन में क्या खाया था, क्या पता उसने दिन में ऐसा कुछ खाया हो जिसकी वजह से उसको फूड पॉइजनिंग हो जाए। बिल्कुल, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन कॉज फूड पॉइजनिंग, सपोज चाइनीज़ फ्राइड राइस, ठीक है, उसमें क्लोस्ट्रीडियम होता है, बैक्टीरिया का नाम है, उसकी वजह से हमें अगेन वॉमिटिंग होती है, ठीक है। चलो और सिखाता हूँ, तो दिस इज कंप्लीट। चलो पानी पियो, 1 मिनट में भी पी लो। नो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कफ। सुनो, आपको अब इमेजिन करो, अब तुम्हें समझ आ गया ना कि फीवर का पेशेंट आया तो आपने क्या क्या सवाल पूछा। अब वैसे ही सोचो अगर कोई कफ वाला पेशेंट आता है, मतलब उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है प्रॉब्लम है, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है प्रॉब्लम है, तो उसका देखो पहले हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, ये क्या है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। तो कैसे लिखते हैं हम, पहले लिखते हैं कफ फॉर 2 वीक्स, तो 2 वीक्स का हिस्ट्री है। कैरेक्टर कैसा है, प्रोडक्टिव कफ है, यानी कि म्यूकस निकल रहा है, मतलब खांसी के साथ बलगम भी बाहर आ रही है मुंह से या फिर नाक से, ठीक है। उसके बाद कलर कैसा है, येलोइश कलर है, ठीक है। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। अब सोचो आप क्या क्या सोचोगे इसके बारे में। सपोज कोई पेशेंट आता है कफ का, तो इंडिया में तो सबसे पहले सोचना है टीवी के बारे में, क्या इस पेशेंट को टीवी है क्या, तो टीवी वाले सवाल पूछो। तो टीवी में सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, देखो टीवी पहले तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको फीवर तो पक्का होगा। तो अगर कोई पेशेंट आता है सिर्फ कफ लेके कि मुझे कफ है करके, सिर्फ कफ है, तो आप क्या पूछोगे, पहला बुखार है क्या, है बुखार है क्या, और वो भी कौन सा बुखार, इवनिंग राइज ऑफ फीवर, क्या बोलते हैं इसको, इवनिंग राइज ऑफ फीवर, कि शाम को टाइम बुखार स्टार्ट होता है क्या लगना, वो वाला, तो आपने वो पूछा, ठीक है। अब सुनो, जब भी कफ आती है तो जब बंदा खांसता है तो खांस में से जो बलगम वगैरह बाहर निकलता है उसका कलर हमें येलो दिखाई दिया है, ठीक है। तो हमें और पूछना है कि कभी कलर लाल निकला क्या, कलर लाल निकला क्या, लाल का मतलब क्या, क्या उसमें खून है क्या, क्या खांसते वक्त खून निकला क्या मुंह से, तो ये पूछना है। अब सोचो सर ये खून निकला कैसे होगा, देखो एक बीमारी होती है क्या बोलते हैं उसको,
पर्टूसिस, ठीक है, उसमें क्या होता है, बंदा खांसता खांसता उल्टी करने लगता है, ठीक है, तो क्या खांसते खांसते उल्टी हो रही क्या। फिर एक और बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन, सुना होगा ना पोर्टल हाइपरटेंशन। लीवर, उसमें क्या होता है, लीवर में सिरोसिस हो गया, उसकी वजह से पोर्टल वेन्स में हाइपरटेंशन होती है। तो आपको पता है पोर्टल वेन आपकी लोअर इसोफेगस से कनेक्टेड होती है, तो वहाँ पे लोअर इसोफेगस में वेन्स रप्चर हो जाते हैं। तो जब लोअर इसोफेगस में वेन्स रप्चर हो गए तो मुंह से क्या निकल जाएगा, ब्लड निकलेगा। तो उस केस में बंदा खांसता है और मुंह से क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। तो अगर कोई पेशेंट आता है आपके पास खांसते हुए, तो आप उससे क्या पूछोगे, क्या खून की उल्टी हुई क्या, क्या खून की उल्टी हुई क्या। तो अगर पेशेंट बोलता है नहीं, तो आप हिस्ट्री में लिखोगे नो हिस्ट्री ऑफ हेमाप्टेसिस, ठीक है, राइट, यही है नो हिस्ट्री ऑफ हेमाप्टेसिस, ठीक है। अच्छा, दो टर्म्स होती है, एक तो होता है हेमाप्टेसिस और एक होता है हेमेटेमेसिस। हेमेटेमेसिस, देखो ये एमएसएस जो लिखा है ना, इसका मतलब होता है उल्टी, एमएसएस। तो जब इसका ड्रग खाते हैं तो एंटी एमेटिक ड्रग बोलते हैं। ये देखो ये दोनों टर्म्स अब अलग अलग है। आपसे वाइवा में जब पूछते हैं ना, वाइवा में तो यही दो पूछते हैं कि ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ। तो एक है हिमेप्टेसिस और एक है हिमेटेमेसिस। तो जो ये हिमेप्टेसिस है ना, ये होता है कफ में ब्लड का होना, समझ रहे हो, ब्लड इन द कफ। और दूसरा ये था ना हिमेटेमेसिस, इसका मतलब होता है उल्टी में कफ, यानी कि वो उल्टी में ब्लड इन वोमिटिंग, समझा क्या। ये दोनों याद रखना, ये क्या है ब्लड इन वोमिटिंग और ये क्या है ब्लड इन कफ, ठीक है। तो अभी पेशेंट किस चीज़ का आया, अभी पेशेंट आपका कफ का आया है, तो आप हिमेप्टेसिस के बारे में पूछोगे, हिमेटेमेसिस के बारे में नहीं पूछोगे, ठीक है। पर ये किस में होता है, ये होता है पोर्टल हाइपरटेंशन में, और ये किस में होता है, लंग डिजीज, जैसे कि लंग कैंसर वगैरह में। तो ये लंग कैंसर में होता है, इसलिए हमने ये पेशेंट से ये पूछा। ओके, चेस्ट पेन, अगेन जब भी खांसी होती है, अस्थमा वगैरह होता है तो उसमें चेस्ट पेन होता है। ब्रेथलेसनेस क्या है, देखो सांस लेने में तकलीफ, यानी कि अगर लंग्स में कुछ फ्लूइड वगैरह भर गया, ठीक है, लंग्स में कोई फ्लूइड वगैरह भर गया, सिरोसिस हो गया, तो पेशेंट सांस नहीं ले पाता। तो आप ये पूछोगे कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है क्या। तो जब भी आपके पास पेशेंट आता है कफ का मतलब क्या, उसकी हिस्ट्री कैसी है कफ की। पेशेंट का चीफ कंप्लेंट क्या है, कफ, कितने दिन का, 2 वीक्स का, है ना। और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस क्या है, कफ सिंस 2 वीक्स, प्रोडक्टिव कफ, येलो स्पुटम, ये है प्रेजेंटिंग इलनेस। आप क्या सवाल पूछ रहे हो, आपके दिमाग में ये है क्या इसको कफ है, तो कफ क्या कैंसर की वजह से है कफ है, इसलिए आपने ये पूछा क्या कफ में ब्लड आ रहा है क्या, तो ये कैंसर से रिलेटेड आपने सवाल पूछा। दूसरा चेस्ट पेन, आगे चेस्ट पेन इज लाइक अस्थमा वगैरह, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दूसरा ब्रेथलेसनेस, अगर लंग्स में फ्लूइड फील्ड हो गया तो उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है ना, तो क्या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्या, वो पूछा आपने। अगेन देखो यहाँ पे फीवर भी, मैंने आपको बताया ना कि हिस्ट्री पेशेंट किस चीज़ का लेकर आया है, कफ का, पर आप पूछ क्या रहे हो, आप फीवर पूछ रहे हो। क्यों पूछ रहे हो, कि हो सकता है कि इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उस यानी कि टीवी हो इसको, और इसको बुखार लगता हो रात को। तो अगर हिस्ट्री पेशेंट देता है तो हम उसको पूछते हैं कि आपको फीवर था क्या, बुखार था क्या, है ना। तो पेशेंट बोलेगा अगर नहीं तो हम लिखेंगे नो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। ओके, नाइट स्वेट, अगेन नाइट स्वेट का मतलब क्या, टीवी के बारे में पूछ रहे हैं। वेट लॉस, अगेन कैंसर वगैरह में होता है, कैंसर वगैरह फीवर भी होता है कुछ, देयर आर हॉजकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा जिसमें फीवर वगैरह होता है, ठीक है। ओके, नो हिस्ट्री ऑफ, ये यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए क्योंकि नो हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस वो पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये पास्ट हिस्ट्री में आना चाहिए। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूँगा ना आपको तो सिखाऊंगा कि नो हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा या फिर स्मोकिंग में क्या है, ये थोड़ा सा गलत हो गया टाइप करते वक्त, ठीक है। चलो, तो आपको इतना समझ आया क्या कि अगर कोई पेशेंट कफ का आता है तो आप उसे क्या सवाल पूछोगे, आप कफ के रिलेटेड अपने दिमाग में क्या बनाओगे, 4-5 बीमारी बनाओगे और उस बीमारी के सिम्टम्स पूछोगे। जैसे कफ है तो पहला टीवी का सिम्टम पूछोगे कि आपको बुखार है कि नाइट स्वेट है ना। फिर सोचो प्लूरल इफ्यूजन है, जैसे कि उसको निमोनिया वगैरह हो गया, तो क्या आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है क्या, चेस्ट पेन हो रहा है क्या। फिर सोचो कैंसर के बारे में सोचो, फिर सोचो कैंसर की वजह से तो ब्लड निकलेगा मुंह से, तो हिमेप्टेसिस है क्या, मतलब कफ में ब्लड आ रहा है क्या, समझे। तो दिस इज हाउ यू आस्क द पेशेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डायरिया। डायरिया सर, डायरिया यहाँ लिखना बहुत गलत है, यहाँ पे डायरिया हमें नहीं लिखना चाहिए, हमें क्या लिखना चाहिए, लूज स्टूल। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है लूज स्टूल फॉर 2 डेज, तो ये क्या है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस हम लिख रहे हैं, लूज स्टूल फॉर 2 डेज। वाटरी स्टूल है, ठीक है, अबाउट 6 टाइम्स पर डे, मतलब एक दिन में 5 से 6 बार हो रहा है लूज स्टूल, और वाटरी टाइप का है। अब सुनो, फिर से सोचो कि अब आपको क्या सवाल पूछना चाहिए। अच्छा,
सॉरी डायरिया है, ठीक है। तो पहला सवाल तो आप ये पूछोगे कि क्या आपके स्टूल में ब्लड आ रहा है क्या। इंपॉर्टेंट, सबसे पहला सवाल, ब्लड आ रहा है क्या, यानी कि म्यूकस या फिर ब्लड। तो सर म्यूकस क्यों, क्योंकि देयर इज अ डिजीज एमोइबिक डिसेंट्री, ठीक है। उसमें क्या होता है, ब्लड बाहर निकलता है, ब्लड बाहर निकलता है। तो हमें ये देखना है कि इसको पैरासिटिक इन्फेक्शन तो नहीं है। तो पैरासाइट कौन है, जैसे एमीबा, तो जैसे बोलते हैं एंटेमोबा हिस्टोलिटिक है इन्फेक्शन, ठीक है। अभी सेकंड ईयर के माइक्रोबायोलॉजी में आप पढ़ लोगे कि एमोबिक डिसेंट्री क्या होती है। तो एमोबिक डिसेंट्री उसको हुआ है, तो उस केस में आपको ब्लड भी निकलेगा, ठीक है। तो आपने ये पूछा क्या ब्लड निकल रहा है क्या। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, देयर इज अ डिजीज कॉल्ड अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर क्रोन्स डिजीज। ये आप पढ़ोगे पैथोलॉजी में, जब आप जीआईटी के सिस्टमेटिक पैथोलॉजी पढ़ोगे वहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज पढ़ोगे। उस केस में भी क्या होता है, ब्लड निकलता रहता है, ब्लड निकलता रहता है। अरे अल्सरेटिव कोलाइटिस मतलब अल्सर हो गया है पेट में, मतलब पेट में मतलब इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो उस केस में भी क्या निकलेगा, ब्लड निकलता रहेगा। सो दीज आर द टू केसेस वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें क्या होता है ब्लड बाहर निकलता रहता है, ठीक है। दैट्स वाई यू आस्क पेशेंट क्या ब्लड निकल रहा है क्या स्टूल में या फिर म्यूकस, ठीक है। तो पेशेंट बोलेगा नहीं मुझे नहीं निकल रहा। तो आप कैसे बोलोगे, आपने तो सवाल पूछा, तो आप कैसे लिखोगे, नो हिस्ट्री ऑफ ब्लड इन द स्टूल, समझे क्या ना। अच्छा आप सुनो, यहाँ पे पेशेंट आया डायरिया लेके, ठीक है। पेशेंट आया डायरिया लेके, आप फिर आप पूछोगे कि आपको वॉमिटिंग भी हो रही है क्या। सर ऐसा क्यों, क्योंकि हिस्ट्री तो डायरिया की है, तो हम वॉमिटिंग क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ बीमारियाँ ऐसी भी होती है, कुछ कुछ वायरस सॉरी बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि वॉमिटिंग भी करती है और डायरिया भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि बैसिलस सीरियस एक बैक्टीरिया का नाम है जो वोमिटिंग डायरिया दोनों करते हैं, ठीक है। अगर सपोज डायरिया होता तो हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन है करके। ये जो डायरिया है ना, सपोज हम बोलेंगे कि वोमिटिंग है, अगर हम सपोज वोमिटिंग है तो मैं बोलूँगा सर स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन होगा। पर वोमिटिंग और डायरिया दोनों है तो मैं बोलूँगा कि बैसिलस सीरियस का इन्फेक्शन होगा। आप ये माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ोगे, टेंशन मत लो, मैं अभी आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि आपको पूछना क्या है पेशेंट से, ठीक है। दिस इज नॉट द क्लास ऑफ मेडिसिन, दिस इज नॉट द क्लास ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, दिस इज द क्लास ऑफ द पोस्टिंग वेयर आई एम ट्राइंग टू टीच यू हाउ टू आस्क एंड व्हाट टू आस्क, ठीक है। चलो, सो दिस इज द केस ऑफ द लूज स्टूल, जिसमें आप पूछोगे ब्लड के कलर कैसा है आपका। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, कुछ यहाँ कलर के बारे में नहीं लिखा, आप पेशेंट से पूछोगे व्हाट इज द कलर ऑफ योर स्टूल, राइट, देन ही माइट से ग्रीन, रेड, वो कुछ भी, ब्लैक। तो इट ऑल हैज़ अ सिग्निफिकेंस। नाउ रेड का सिग्निफिकेंस क्या है, ब्लड है, राइट, ओके। चलो, तो यू विल आस्क द पेशेंट डू यू हैव वॉमिटेड, तो बोलेगा नहीं आई डिडंट हैव। नाउ उसके बाद होगा कि एब्डोमिनल पेन। अच्छा, जब भी ये डायरिया होता है ना, तो क्लोस्ट्रीडियम परफिरिजेंस नाम का एक बैक्टीरिया है जो क्रैम्प्स भी करता है, मतलब डायरिया के साथ पेट में दर्द भी होता है। तो काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें सिर्फ डायरिया होता है, पेट में दर्द नहीं होता, बट देयर आर बैक्टीरियाज लाइक क्लोस्ट्रीडियम परफिरिजेंस जिसमें क्रैम्प्स भी आते हैं करके, ठीक है। चलो, ओके। बाद आपने फीवर पूछा, फीवर क्यों पूछा, गैस्ट्राइटिस, नॉर्मल फूड पॉइजनिंग हो गया जिसकी वजह से डायरिया हो रहा है, तो फीवर तो होगा ही ना, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो आप जरूर फीवर की हिस्ट्री पूछोगे, राइट। चलो, अच्छा, व्हाट इज दिस सर, व्हाट इज दिस कि एंटीबायोटिक, हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक, बिल्कुल। आप सोच रहे हो अरे सर एंटीबायोटिक से तो ठीक होना चाहिए, नहीं। देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट इज कॉल्ड थर्ड जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन। क्या बोल रहा हूँ मैं, थर्ड जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन, जिसका नाम होता है नॉर्मली ये एक एंटीबायोटिक है। फॉर एग्जाम्पल सेफ्ट्रायोक्सोन, ओके, सेफ्ट्रायोक्सोन ये एक एंटीबायोटिक है, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। जो आप खाते हो ना, उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका देखो ये रहा आपका पेट, एक मिनट, सपोज दिस इज योर इंटेस्टाइन, ठीक है। ये रहा आपका दवाई, ब्लू कलर वाला, ये आपका दवाई, ये आपने खाई, ये थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, ये आपने खाई, ये इंटेस्टाइन में आया। अब इंटेस्टाइन में आके ये क्या करेगा कि जो नॉर्मल इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज थे आपके गट के, वो उनको मार देता है, राइट। तो नॉर्मल फ्लोरा और इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया ऑफ योर गट दे गेट किल्ड बिकॉज ऑफ दिस थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। अब उसकी वजह से क्या होगा, जो खराब बैक्टीरिया थे दे विल स्टार्ट ग्रोइंग, दे विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, राइट, एंड दे विल टेक ओवर द गट की हैबिटेट। अब जो खराब बैक्टीरिया थे वो तो खराब करेगा एंड दैट विल लीड टू द डायरिया। So one of the side effect of the third generation cephalosporin or antibiotics, basically one of the side effect of the antibiotics is diarrhea, समझे।
तो सर इसका एक बार और बता दो। कुछ नहीं, आप एंटीबायोटिक खाते हो, इंटेस्टाइन में गया, नॉर्मल गॉट का जो फ्लोरा था उसको मार दिया, तो जो खराब बैक्टीरिया थे वो ग्रो कर जाएंगे, उनकी वजह से क्या होगा, डायरिया होगा, राइट। चलो, इस बीमारी का भी एक नाम होता है, मुझे कमेंट करके बताना कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस डिजीज। आप सर्च करोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आई विल नॉट टेल यू नाउ। सो यू विल आस्क द हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक। सर क्यों बताया, अभी सुनो। आपका पेशेंट आया था डायरिया वाला, यानी कि लूज मोशन वाला, तो आप उसे सवाल पूछ रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको डायग्नोसिस करनी है, समझा। देखो, आपको अप्रोच टूवर्ड्स डायग्नोसिस करना है। तो आपने क्या बोला कि ये डायरिया का पेशेंट है, तो मैं इसको डायरिया क्यों हुआ होगा, तो हो सकता है इसको डायरिया होगा क्योंकि एमोइबिक इन्फेक्शन हुआ, मतलब एंटेमोबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन हुआ होगा। तो आपने पूछा क्या ब्लड में म्यूकस क्या स्टूल में ब्लड आता है क्या, तो पेशेंट ने बोला नहीं, तो उसको क्या नहीं है, एमोइबिक डेसेंट्री उसको नहीं है, ठीक है। फिर आपने पूछा कि अगेन कि ब्लड मतलब स्टूल में आता है क्या, तो बोलेगा नहीं है, तो आप सोचोगे अगेन ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी नहीं है और क्रॉन्स डिजीज भी नहीं है। चलो हम कुछ और पूछते हैं, क्या आपको एंटीबायोटिक खाया है क्या रिसेंटली, तो पेशेंट ने बोला कि एंटीबायोटिक भी नहीं खाया, तो इसका मतलब क्या, पेशेंट ने एंटीबायोटिक भी नहीं खाया, यानी कि उसको, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि इसका बीमारी का नाम भी है, उस बीमारी का नाम नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करना, तो उसको वो बीमारी भी नहीं है, तो आपने इसलिए ये सवाल पूछा। दिस इज हाउ द नेगेटिव हिस्ट्री इज टेकन, राइट। चलो फोर्थ पे आते हैं, वॉमिटिंग। लो, वॉमिटिंग भी आ गया। सो ओके, अब सपोज कोई पेशेंट आया आपके पास जो बोल रहा है कि सर देखो ना, मेरे को एक दिन से क्या हो रहा है, उल्टियाँ आई जा रही है। नॉन बिलिस का मतलब, अरे जो हमारा लीवर होता है वो क्या बनाता है, बाइल सॉल्ट्स। तो अगर हमारे वोमिटिंग्स में बाइल सॉल्ट जैसे कि अगर ग्रीन कलर वगैरह आता है तो उसको बिलिस बोलते हैं। नॉन प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है, सपोज जैसे आप उल्टी कर रहे हो, तो हो सकता है कि उल्टी जहाँ पे आप बैठे हो उल्टी करने के लिए वहीं पे गिर रहा है, या फिर उल्टी कहीं दूर जाके गिर रहा है, मतलब वोमिटस जिसको बोलते हैं, जो आपके मुंह से जो निकलता है उसको बोलते हैं वोमिटस। तो अगर वोमिटस वहीं पे गिर रहा है तो उसको बोलते हैं नॉन प्रोजेक्टाइल। अगर वोमिटल ऐसे बाहर दूर जाके गिर रहा है तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। अरे प्रोजेक्टाइल मोशन यार 11th वाला, हाँ ना। और ये क्या है, ड्यूरेशन, मतलब ये इंटरवल से कि 3-4 बार हो रहा है करके, दिन में 3-4 बार हो रहा है। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ वोमिटिंग फॉर सिंस 1 days, नॉन बिलस, नॉन प्रोजेक्टाइल एंड 3 to 4 times a day। अब सुनो, फिर से सोचो कि अगर कोई पेशेंट आया जिसको क्या है, वॉमिटिंग का केस है, राइट, वॉमिटिंग का केस है, तो उसको वॉमिटिंग हो क्यों रही है, आप सोचो ना, उसको वॉमिटिंग क्यों हो रही है, अपने दिमाग में डायग्नोसिस बनाओ कि क्या इसको फूड पॉइजनिंग है क्या। देखो, वॉमिटिंग और डायरिया में ऑलवेज थिंक ऑफ फूड पॉइजनिंग। क्या सोचोगे, फूड पॉइजनिंग, इसको उल्टी हो रही है या फिर इसको डायरिया हो रहा है, फूड पॉइजनिंग के बारे में सोचो, ठीक है। तो आप पेशेंट से क्या पूछोगे, फूड पॉइजनिंग कैसे होता होगा, कुछ खाया होगा तो फूड पॉइजनिंग होगा। तो पूछोगे कि कल, मतलब कुछ कल क्या, अगर सपोज पेशेंट सुबह आया है तो कल क्या खाया था, अगर पेशेंट रात को आया है, शाम को आया है, तो सुबह क्या खाया था, दिन में क्या खाया था, कल क्या खाया था, ये पूछना है आपको, क्या खाया था, विदिन 24 आवर्स आपने क्या खाया था, ठीक है, तो ये पूछना। ओके, तो पहला सवाल आपका फूड इंटेक, कि खाया क्या था भैया, फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो गई। ओके चलो, ओके, ये क्या लिखा है, एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, कॉन्स्टिपेशन, सॉरी पानी पीना पड़ेगा। तो आपने पेशेंट से क्या पूछा कि क्या आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा है क्या, मतलब पेट में दर्द हो रहा है क्या। तो ऐसे क्यों पूछोगे नॉर्मली, क्योंकि देखो फूड पॉइजनिंग जब भी होता है ना, तो हमें क्रैम्प्स वगैरह होते हैं और पेट में दर्द होता है, राइट, क्योंकि रिवर्स पैरास्टाल्सिस होती है ना, तो उस पर दर्द होता है। और डायरिया भी पूछेंगे, अगर वॉमिटिंग है तो हम बोलेंगे ना स्टाफाइलोकोकस ऑरियस का होगा ये, पर हम फिर से पूछेंगे कि आपको डायरिया भी है क्या, वॉमिटिंग के साथ डायरिया भी है क्या, क्योंकि हो सकता है बैसिलस सीरियस का इन्फेक्शन हो, दैट यू विल आस्क। ओके, डिस्टेंशन वगैरह पूछोगे, देखो क्योंकि हो सकता है लीवर उसका एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ लीवर हो या फिर लीवर सिरोसिस हो, उस केस में लीवर बाहर की तरफ निकलेगा, मतलब लीवर इन्लार्जमेंट हो जाएगा, उसकी वजह से लीवर डिस्टेंटली दिखेगा। अच्छा, इस केस में उल्टी की होगी, क्योंकि लीवर का काम होता है हमारे फैट को क्या वो करना, डाइजेस्ट करना, इवन कि अलॉट ऑफ द थिंग्स फैट को नॉर्मली डाइजेस्ट नहीं करना, इमल्सीफाई करना फैट को। तो अगर इमल्सीफाई फैट नहीं हो रहा तो उसकी वजह से डाइजेशन फैट का नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्प्शन फैट का नहीं हो पाएगा, उस केस में हो सकता है उल्टी हो जाए। तो दैट कुड बी अ रीजन। ओके, फिर आप पूछोगे कि हेडेक वगैरह, डिजीनेस, ब्लर विजन हो रहा है क्या, ये बेसिकली होता है कि
अगर वॉमिट हो गया, अगर सपोज वॉमिट हो गया, उसकी वजह से हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है वो बहुत ही ज़्यादा बाहर निकल गया, क्योंकि आपकी बॉडी की फ्लूइड ही तो बाहर निकलती है। आप तो सूखा खाना खाते हो, पर जो वॉमिट होती है तो बहुत ज़्यादा फ्लूइड निकलता है, तो लॉस ऑफ फ्लूइड होता है। उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या बोलते हैं उसको, हेडेक होगा, डिजीनेस होगी एंड ब्लड विजन होता है। तो ये हम पूछते हैं पेशेंट से। नाउ सिमिलर एपिसोड्स इन द पास्ट, देखो ये जो चीज़ है ना, ये पास्ट हिस्ट्री में आती है, बट क्योंकि जो ये बीमारियाँ होती हैं ना, कुछ इन्फेक्शंस रिकरेंट होते हैं। क्या बोल रहे हो सर? कुछ इन्फेक्शंस एक पेशेंट में रिकरेंटली होता है, इसलिए हम उसको पूछते हैं क्या ये वाली प्रॉब्लम पहले भी हुई थी क्या। बट ये सारी चीज़ें हम ना सीजर के केस में पूछते हैं। व्हाट इज सीजर सर? सीजर मतलब अभी मैं सिखाऊंगा, लास्ट वाला टॉपिक वही है। सीजर मतलब इलेक्ट्रिकल फायरिंग ऑफ द ब्रेन पैरेन्काइमा। तो ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फायर करते हैं, उसकी वजह से पेशेंट को सीजर होता है। तो अगर किसी पेशेंट को एक बार सीजर हुआ है ना, तो हो सकता है कि फ्यूचर में भी दोबारा हो जाए। तो इसलिए हम ये पूछते हैं कि यह पहले इन्फेक्शन ये हुआ था क्या, कभी आपको सीजर पहले हुआ था क्या, है ना। जैसे डिप्रेशन के केस में, अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन वाला आता है तो आप ये भी पूछोगे ना कि पहले डिप्रेशन था क्या आपको। अगर कोई पहले हार्ट का पेशेंट आता है, क्या पहले कोई हार्ट की बीमारी थी क्या। तो ये सब हम पूछते हैं। वॉमिटिंग के केस में नॉर्मली ऐसा पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर लिखा है तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको ये समझ आया कि पूछना क्या है पेशेंट से। आर यू गेटिंग इट कि व्हाट यू हैव टू आस्क नाउ। ये देखो चेस्ट पेन के बारे में देखते हैं। सपोज कोई पेशेंट आया चेस्ट पेन, तो अगर आपको हिस्ट्री कैसे देगा कि सेंट्रल चेस्ट पेन फॉर 30 मिनट्स रेडिएटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट आर्म। ये किसका केस है? एमआई का केस है। आपको देख के ही पता चल रहा है कि ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का केस है ना। देखो ये क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल चेस्ट पेन है ना फॉर 30 मिनट्स। कितने देर से हो रहा है? 30 मिनट्स है, एक्यूट है ऑनसेट में, ठीक है। रेडिएटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट आर्म, ये मेरा लेफ्ट है, आपको राइट दिख रहा होगा। सो रेडिएटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट आर्म, है ना। तो ये आपको देख के क्या लग रहा है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन का केस है, राइट। अब सोचो कि दिल की बीमारी में आप हिस्ट्री क्या क्या पूछोगे। सबसे पहला सवाल, क्या ये पहले भी हुआ था। देखो जिसको हार्ट अटैक आता है, जिसको हार्ट अटैक आता है, ठीक है, उसको दोबारा हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो अगर पहला कोई पेशेंट आता है चेस्ट पेन लेके, जिसको रेडिएटिंग टुवर्ड्स द आर्म है, उससे बैठ के हिस्ट्री लेने नहीं बैठ जाना। उसको पहले हम दवाई देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन टंग के नीचे, जो मैं आपको फार्माकोलॉजी में सब पढ़ाऊंगा, राइट। टंग के नीचे देते पहले उसका कंडीशन ठीक हो जाए, फिर हम हिस्ट्री वगैरह लेते हैं, राइट। तो अगर कोई पेशेंट आपके पास आया ऐसा चेस्ट पेन वाला, जो कि 30 मिनट से चेस्ट पेन हो रहा है और रेडिएटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट आर्म है, तो पहला सवाल आप क्या पूछोगे? क्या ये पहले पास्ट में हुआ था। यहाँ पे पहला सवाल ये है, क्या पहले पास्ट में हुआ था। तो वो ये बोलेगा पेशेंट कि हाँ मुझे पहले हार्ट अटैक आया था। तो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस यहीं पे हो जाएगा कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द हार्ट अटैक। समझा क्या? पर अगर पेशेंट डिनाई करता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो क्या बोलोगे कि इसको हार्ट अटैक नहीं है? हो सकता है नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि हो सकता है उसका हार्ट अटैक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट अगर वो हिस्ट्री देता है कि मुझे हार्ट अटैक है, तो मोस्ट प्रोबेबल उसको फिर से हार्ट अटैक आया होगा। समझा क्या? चलो, तो आपने नेगेटिव हिस्ट्री में क्या पूछा सबसे पहले कि डू यू हैव एनी सिमिलर कंप्लेंट्स और द नॉन हार्ट डिजीज। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल आस्क, ठीक है। डू यू हैव एनी सिमिलर कंप्लेंट्स और नॉन हार्ट डिजीज, दिस इज द फर्स्ट थिंग, ओके। दूसरा, कफ के बारे में पूछा। बहुत दर्द हो रहा है गला मेरा खुद। कफ के बारे में पूछा, फीवर के बारे में पूछा, ट्रॉमा के बारे में पूछा। दिस ऑल आर रिलेटेड टू जस्ट ट्रॉमा का मतलब होता है चोट लगना, ठीक है, ओके। दिस डजेंट होल्ड एनी सिग्निफिकेंस कि हम सेंट्रल चेस्ट पेन के बारे में कब पूछ रहे हैं। मे बी इट रिलेटेड टू द निमोनिया या फिर प्लूरल एफ्यूजन या फिर कार्डियो क्या बोलते हैं इसको, कार्डियक टेम्पोनेट। अगर मैं आपको समझाऊं कि ये क्या लिखा, क्यों ऐसे पूछा है कि सपोज कोई पेशेंट आया जिसको यहाँ पे सीने में दर्द है, तो सीने में दर्द ज़रूर नहीं होता कि सिर्फ वो हार्ट अटैक की वजह से है या फिर कुछ और की वजह से होता है। हो सकता है इसोफेगस में दर्द हो, मतलब इसोफेगस में कोई प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से यहाँ दर्द हो रहा है। आपको पता है ना कि जब भी आपका हार्ट बर्न का पेशेंट आता है, हार्ट बर्न, अरे हार्ट बर्न मतलब जो गैस्ट्रिक कंटेंट होती है ना हमारी बॉडी की, तो गैस्ट्रिक कंटेंट इसोफेगस में पीछे रिफ्लक्स आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इसोफेगस के नीचे जलन सी होती है, तो उस पेशेंट को हम बोलते हैं हार्ट बर्न का पेशेंट है। उसका मतलब ये नहीं दिल जल रहा है उसका, हार्ट बर्न का पेशेंट, ठीक है, जिसमें हम इसको इनो पिला देते हैं। तो अगर उस केस में आता है तो वहाँ भी चेस्ट पेन होगा। तो ज़रूरी नहीं कि चेस्ट पेन का मतलब हार्ट अटैक ही होता है। चेस्ट पेन के मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि अगर आपका कोई पेशेंट आया आपके पास जिसकी कंप्लेन क्या है, चेस्ट पेन, तो अब सोचो चेस्ट पेन के बारे में सोचो। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है क्या उसको। तो आप क्या पूछोगे कि क्या आपको चेस्ट में दर्द होके इधर रेडिएट हो रहा है क्या। पेशेंट बोलेगा हाँ।
फिर आपको बोलोगे क्या स्वेटिंग हो रही है क्या, तो पेशेंट बोलेगा हाँ, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, पाल्पिटेशन, ये क्या लिखा है, पाल्पिटेशन। इसका मतलब होता है दिल की धड़कन सुनना, दिल की धड़कन सुनना। जैसे वो आती है ना आपके सामने, तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, हाँ वही। तो अगर आपको अपने दिल की धड़कन खुद सुनाई दे रही है, धक 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 धक, उसको बोलते हैं पाल्पिटेशन, और ये हार्ट अटैक में होता है। तो क्या ये हो रहा है क्या, ये एंजाइटी में भी होता है, ये डिप्रेशन में भी होता है, ये बहुत सारे डिजीज में होता है। दिस इज़ नॉट अ क्या बोलते हैं इसको, ये कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है, पर अगर ये है तो हम कहते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम है करके। पर ये डिप्रेशन वगैरह में भी होता है और एंजाइटी में भी होता है, पर एंजाइटी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ हार्ट, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन, राइट। तो पाल्पिटेशन उतना सटीक नहीं है, मतलब इतना स्पेसिफिक नहीं है, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर पाल्पिटेशन है तो हो सकता है पेशेंट एंजाइटी है या फिर सिंपैथेटिक एक्टिविटी पेशेंट की बढ़ी हुई है, राइट। सिनकोप का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, अनकॉन्शियसनेस, मतलब थोड़ी देर के लिए ऐसे चक्कर वगैरह आ जाना, कह सकते हैं कि अनकॉन्शियस हो गया पेशेंट। अच्छा, ब्रेथलेसनेस का मतलब क्या होता है, सपोज पेशेंट है वो सांस नहीं ले पा रहा है, यानी कि हो सकता है उसके लंग्स में पानी भर गया हो, मतलब निमोनिया वगैरह, या फिर हो सकता है उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि उसको कोई ट्रॉमा लगे है, चोट, कोई रिब फ्रैक्चर, ऐसा कुछ हो सकता है, तो सांस लेने में उससे दिक्कत होती है। अच्छा, जो हार्ट है, हार्ट, अगर जो हार्ट का जो लेयर्स होते हैं ना पेरिकार्डियम, उनके बीच में अगर पानी भर गया तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन, उस केस में भी हार्ट पेन हो सकता है, मतलब चेस्ट पेन हो सकता है। तो हम ये नहीं कहेंगे चेस्ट पेन का मतलब सिर्फ हार्ट अटैक ही है, चेस्ट पेन का मतलब भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे कि अभी मैंने बताया हार्ट अटैक एक रीज़न है, दूसरा रीज़न हो सकता है कि हमारा ईसोफेगस का लोअर पोर्शन है वो फट गया, तो हम बोलेंगे ना उसको उसको बोलते हैं हम एक्लेम्शिया कार्डिया वगैरह हो गया। एक्लेम्शिया कार्डिया नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं, एक मिनट, याद ही नहीं आ रहा। एक्लेम्शिया तो एक प्रॉब्लम है जिसमें हाइपरटेंशन होता है फीमेल्स में, प्रेग्नेंट फीमेल्स में हाइपरटेंशन, उसको एक्लेम्शिया बोलते हैं। एक्लेजिया बोलते हैं उसको, एक ए से स्पेलिंग है उसकी, एक्लेजिया बोलते हैं। जो लोअर इसोफेगस होता है ना, उस वो डायलेटेड हो जाता है, उसमें भी दर्द होता है। उसके बाद पोर्टल हाइपरटेंशन, उसमें भी क्या बोला, इसोफेजियल वेराइसिस, जो ये इसोफेगस है ना हमारा, देखो ये रहा हमारा इसोफेगस इधर, तो यहाँ पे क्या होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से यहाँ पे ब्लड वेसल्स फट जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ से ब्लड निकलता है, इसको बोलते हैं इसोफेजियल वेराइसिस, ये हो गया। फिर हम बोल सकते हैं रिफ्लक्स गैस्ट्रिक रिफ्लक्स डिजीज़, मतलब जो स्टमक का कंटेंट है वो इसोफेगस में जा रहा है, उसमें भी हार्ट बर्न होता है, मतलब इसोफेगस बर्न होता है तो फिर चेस्ट पेन होगा। अगेन सपोज कोई लंग पैथोलॉजी है, वहाँ पे भी चेस्ट पेन होगा। तो चेस्ट पेन इज़ नॉट नेसेसरी कि एमआई का ही चेस्ट पेन हो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द चेस्ट पेन। तो ये सब सवाल आप पूछोगे पेशेंट से, अगर कोई पेशेंट आपका चेस्ट पेन का आया तो, ठीक है। कौन कौन से सवाल पूछोगे, पहले अपने दिमाग में डायग्नोसिस बनाओ मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, तो उससे रिलेटेड सवाल पूछो, क्या आपको दर्द हो रहा है क्या चेस्ट में, रेडिएट होकर इधर जा रहा है क्या, लेफ्ट साइड में, क्या स्वेटिंग हो रही है क्या आपको, ये हो गया एमआई के लिए। दूसरा, सपोज इस गैस्ट्रिक रिफ्लक्स डिजीज़ है, तो क्या आपको पास्ट में गैस्ट्रिक रिफ्लक्स कोई डिजीज़ था क्या, है ना, कौन कौन सी दवाइयाँ खा रहे हो, क्या उल्टी के खून की उल्टी हो रही क्या, है ना, ठीक है, क्या रोज़ रोज़ ऐसा दर्द होता है क्या, ये सब पूछना है। पाल्पिटेशन पूछना है ना, कफ पूछना है, क्या कफ हो रही है क्या, क्योंकि लंग पैथोलॉजी देखनी है, क्योंकि चेस्ट भी तो लंग भी तो चेस्ट में ही है ना, तो लंग पैथोलॉजी भी देखनी है। दिस इज़ हाउ यू आस्क द पेशेंट ऑफ द चेस्ट पेन, ओके। कितना देर बाकी, थोड़ा सा, ये ज़्यादा नहीं है, ख़त्म हो जाएगा, फटाफट करते हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड कि हमें एक्चुअली पेशेंट से पूछना क्या है। अब सोचो कोई पेशेंट आया जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोई बुढ़वा आया जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब सोचो सांस लेने में किसी को दिक्कत क्यों होगी, अगेन वही, किसी को अस्थमा हो सकता है ना। इस पेशेंट का केस क्या है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ सिंस 3 days ग्रेजुअली ऑनसेट। सोचो लॉस ब्रेथलेसनेस क्यों होगी किसी पेशेंट को, हो सकता है उसको कफ हो, चेस्ट पेन हो, वीजिंग, ये सब क्या है, ये अस्थमा का सिम्टम है। ये जो है ना कफ, चेस्ट पेन, वीजिंग, ये सब अस्थमा का सिम्टम है। तो अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आपने क्या सोचा, हो सकता है इसको अस्थमा हो, तो आप पेशेंट से क्या पूछोगे कि आपको कफ है क्या, है ना, कि आपको चेस्ट पेन होता है क्या सांस लेने के वक्त, क्या आपको वीजिंग साउंड आती है क्या। तो ये सब जो है ना सवाल, ये सिम्टम्स किसके हैं, अस्थमा के हैं। तो आपने पेशेंट से अस्थमा के बारे में पूछा, ओके ठीक है। अब ये क्या है, लिखा है ब्रेथलेसनेस, मतलब सांस लेने में दिक्कत। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्थोपनिया लिखा है, ठीक है, ऑर्थोपनिया। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई पेशेंट ऐसे बैठा है तो उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, पर जैसे वो लेटता है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ठीक है। इस ये क्यों हुआ, देखो
जब आप बैठे पड़े हो तो ग्रेविटी की वजह से सारा ब्लड नीचे की तरफ है ना, ग्रेविटी पुल जिसको हम बोलते हैं कि ब्लड मैक्सिमम नीचे है। पर जैसे ही आप लेट जाते हो तो आपकी बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाती है, यानी कि इस वक्त ग्रेविटी का कोई असर नहीं होगा, यानी कि जो ब्लड है फ्रॉम योर लोअर बॉडी इट कैन इजीली ट्रैवल टूवर्ड्स योर हार्ट। समझे ना कि लोअर बॉडी से ब्लड किधर आता है, इन्फीरियर वेना केवा में आता है। तो जब आप बैठे हो तो इन्फीरियर वेना केवा में धीरे धीरे ब्लड आता है, पर आप जैसे लेट जाओगे तो इन्फीरियर वेना केवा में जोर से स्पीड से और ज़्यादा ब्लड आता है, यानी कि ब्लड पूलिंग ज़्यादा हो जाती है। तो सपोज अगर ज़्यादा ब्लड आया तो लंग्स में ज़्यादा ब्लड जाएगा। और सपोज आप पेशेंट हो हार्ट फेलियर के, यानी कि आपका हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, तो उस केस में क्या होगा, ब्लड ज़्यादा पंप तो होगा नहीं, है ना, हार्ट से ज़्यादा ब्लड तो पंप होगा नहीं सिस्टम में, पर इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, और वो ब्लड फिर लंग्स में जमा होता जाएगा, होता जाएगा। देखो मैं यहाँ ड्राइंग करके समझाता हूँ। सपोज ये नीचे से वेन आ रही है, कौन सी, इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है, ये सीधे गई आपके हार्ट में, ठीक है। आपको पता है हार्ट से भी कहाँ जाती है, आर्टरीज निकलती है, हार्ट से क्या निकलती है, आर्टरी निकलती है, जो सीधे कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी। किधर जाएगी भैया, लंग्स में। और आपको पता है लंग्स से क्या आता है, फिर से वेन आएगी इधर, और यहाँ से फिर आर्टरी जाती है पूरे सिस्टम में, है ना। देखो ये रहा हमारा आयोटा। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जैसे आप लेट गए तो नीचे से ब्लड क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आया, फिर वो सारा ब्लड लंग्स में चला गया, और लंग्स में फिर हार्ट में आया, पर आपका हार्ट तो वापस पंप कर ही नहीं पा रहा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, यानी कि आपका लेफ्ट साइड का जो हार्ट है वो फेल है, लेफ्ट साइड का हार्ट फेल है। तो ये वाला हार्ट, ये वाला ब्लड लेफ्ट साइड का हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, तो सारा ब्लड किधर पुल हो जाएगा, लंग्स में। तो लंग्स में क्या होगा, लंग्स में ब्लड की पूलिंग ज़्यादा हो जाएगी, समझे। तो उस केस में आप सांस ले नहीं पाओगे, उस केस में आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, समझे क्या। इसको बोलते हैं ऑर्थोपनिया। क्या कि पेशेंट जब बैठा पड़ा है, जब पेशेंट बैठा है तो आराम से सांसें ले रहा है, पर जैसे पेशेंट लेट गया तो क्या हुआ, उसको सांस लेने में दिक्कत हो गई। क्यों, क्योंकि उसका लेफ्ट हार्ट काम नहीं कर रहा। कैसे क्या होगा उसके, अगर लेफ्ट हार्ट काम नहीं किया तो ब्लड पंप नहीं हो पाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और जो सारा ब्लड था वो लंग्स में रह जाएगा, उसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, उसको बोलते हैं ऑर्थोपनिया, ठीक है। सिमिलर केस होता है ये प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया में। ये इसका मतलब क्या है, प्रोक्सिमल मतलब कभी अचानक से, नॉक्टर्नल मतलब रात को, एंड डिस्निया मतलब वही सांस लेने में, मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये नॉर्मली होता है जब क्या है बीमारी का नाम यार, एक तो भूल जाता हूँ, दिमाग खराब होता है। मोटापे में होता है ये, ऐसे ये गले में की मसल्स बढ़ जाती है, स्लीप एपनिया बोलते हैं इसको, स्लीप एपनिया इसको बोलते हैं। तो उस केस में ये होता है, ठीक है। अब देखो स्वेलिंग इन लेग्स और फ्रोथी यूरिन, फ्रॉदी स्पूटम। स्पूटम का मतलब होता है बलगम वगैरह जो मुंह से निकलता है। टीवी केस में जैसे आपको जुकाम होता है ना, तो जो आपको ग्रीन ग्रीन निकलता है उसको स्पूटम बोलते हैं। तो फ्रोथी स्पूटम इट इज़ एसोसिएटेड विद द लंग फ्लूइड इन लंग। अगर आपको फ्लूइड लंग्स में पानी भर गया सपोज, या फिर कुछ भी फ्लूइड भर गया, तो उस केस में जब आप सांस लोगे ना तो फ्रॉदी स्पूटम निकलेगा आपके लंग्स से। जैसे नॉर्मली हमारा इन्फेक्शन होता है तो उस केस में ग्रीन ग्रीन चीज़ें निकलती हैं ना लंग्स से, अभी फ्रॉथी टाइप का निकला है क्योंकि फ्लूइड भरा पड़ा है। तो दिस ऑल कैन बी कॉजेज ऑफ द ब्रेथलेसनेस। तो आपने सवाल क्या पूछा पेशेंट से, आपका पेशेंट आया कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप कैसे सोचोगे कि इस पेशेंट को क्या है, कौन सा डायग्नोसिस करूँ मैं। तो पहला आप सवाल पूछोगे सांस लेने में इसको दिक्कत हो क्यों रही है, तो क्या इसको अस्थमा है क्या। तो आप पूछोगे कि आपको कफ है क्या, चेस्ट पेन हो रहा है क्या, विजिंग साउंड है क्या, तो पेशेंट बोलेगा नहीं है, ये सब तो नहीं है। तो आप बोलोगे अस्थमा तो नहीं है, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि बैठने पे सांस ले पाते हो क्या, तो बोलेगा पेशेंट हाँ। फिर कहोगे कि लेटने पे सांस लेने में दिक्कत होती है क्या, हाँ ऐसा है डॉक्टर साहब, लेटता हूँ तो सांस नहीं आती। तो यानी कि उसको ऑर्थोपनिया है, यानी उसका हार्ट फेल हो रहा है, लेफ्ट हार्ट उसका फेल हो रहा है। तो दिस इज हाउ यू डायग्नोज द पेशेंट, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेडेक। अच्छा, हेडेक का मतलब सर दर्द। तो आपको पता है ना कि आपको बहुत सारे रीजन्स होते हैं सर दर्द के। वन ऑफ द रीजन इन माइग्रेन, ठीक है, माइग्रेन। अच्छा, माइग्रेन के फिर आप माइग्रेन के सिम्टम्स पूछो पेशेंट से, तो माइग्रेन का पेशेंट क्या होता है, देखो ये जो नोजिया, वॉमिटिंग, विजुअल डिस्टर्बेंस है ना, इसको बोलते हैं ऑरा। ये तीनों को मिला क्या बोलते हैं, ऑरा। हाँ, ऑरा फार्मिंग ये क्या है, ऑरा है। तो जब जो पेशेंट होता है माइग्रेन का, उसको क्या होता है, सर दर्द स्टार्ट होने से पहले उसको ना उल्टी या वॉमिटिंग या नोजिया या फिर ऐसे विजुअल डिस्टर्बेंस होती है, मतलब उसको विजुअली दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इन सबको मिलाकर बोलते हैं ऑरा। तो आप ये पूछोगे क्या सर दर्द स्टार्ट होने से पहले आपको वोमिटिंग, नोजिया या फिर डिस्टर्बेंस होता है क्या, तो पेशेंट बोलेगा हाँ ऐसा होता है मुझे। तो वो पेशेंट किसका हो जाएगा, माइग्रेन का हो जाएगा।
पर अगर पेशेंट बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये बोलोगे नो हिस्ट्री ऑफ, क्या लिखोगे, नो हिस्ट्री ऑफ, क्या बोलोगे, नोजिया, वोमिटिंग और विजुअल डिस्टर्बेंस। और ये देखो फोटोफोबिया भी इसका ही पार्ट है, जो ये है ना 3, इसके ही पार्ट है फोटोफोबिया, तो वो भी ऑरा का पार्ट है। ये सब ऑरा है, ठीक है, किसका, माइग्रेन का ऑरा, ठीक है। चलो नेक स्टिफनेस मतलब गर्दन में दर्द, ये किस में होता है, टीवी में होता है। गर्दन का दर्द किस में होता है, टीवी में होता है। चलो नो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, फीवर और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अच्छा, जब हम हेडेक की बात कर रहे हैं तो हेडेक की होता है, हो सकता है बचपन में चोट लगी हो और उसका असर अभी आ रहा है, तो हेड, ये सब हम नेगेटिव हिस्ट्री में लिखते हैं। तो मेरा ये लेक्चर लेने का एक मेन मोटिव क्या है कि व्हेन द पेशेंट कम्स टू यू, अगर कोई किसी सिम्टम को पेशेंट लेके आता है तो उस सिम्टम को देख के आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, मैं वो आपको सिखा रहा हूँ। सपोज़ यहाँ पे था हमारा हेडेक का पेशेंट, ठीक है, तो आपने क्या सोचा कि हेडेक क्यों हो रहा है, क्या माइग्रेन की वजह से हो रहा है, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, माइग्रेन की वजह से हो रहा है, तो आप माइग्रेन वाला सवाल पूछो, सिम्टम पूछो माइग्रेन का, तो ये है माइग्रेन के सिम्टम्स। तो अगर पेशेंट बोलता है कि हाँ ये सब होता है तो पेशेंट माइग्रेन का हो जाएगा। अगर पेशेंट बोलता है कि नहीं ये सब नहीं होता तो ये नेगेटिव हिस्ट्री हो जाएगी। समझा क्या? चलो नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एब्डोमिनल पेन। अगेन सोचो एब्डोमिनल पेन क्यों होता होगा, क्योंकि हो सकता है पेशेंट किसका है, गैस्ट्राइटिस का है, मतलब उसने कुछ खाया। देखो एब्डोमिनल पेन में पहले पूछो कि क्या खाया था, फूड पॉइजनिंग का सोचो, राइट, क्या उसको उल्टी हुई है या फिर उसको डायरिया हुआ है, तो सोचोगे ना तो एब्डोमिनल पेन क्यों होगा। तो पेट में कितनी सारी चीज़ें, पेट में आपके इंटेस्टाइन है, स्टमक है, पैनक्रियास है, लीवर है, सॉरी लीवर बोल रहा हूँ, मतलब लीवर एब्डोमेन में ही है तो लीवर है, उसके बाद ब्लैडर से है, तो ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम सोचो आप। अगर सपोज एब्डोमिनल पेन है तो पहले देखो कौन सी साइड में है, तो यहाँ पे लिखा होगा पेन इन राइट लोअर साइड ऑफ द एब्डोमेन फॉर 1 डे, शार्प पेन है एंड लोकलाइज पेन है, यानी कि सिर्फ राइट साइड में है। तो राइट साइड में आपके पास क्या है, आपके पास लीवर है राइट साइड में, अपेंडिक्स है एंड कॉलन है ना, राइट कॉलन। तो सोचो इन सब चीज़ों में क्या होगा, अपेंडिक्स है तो हो सकता है पेशेंट को अपेंडिसाइटिस होगा, यानी कि आप पूछो फ्लैंक पेन है क्या। फ्लैंक पेन क्या होता है, जो आपका रिब केज है ना, रिब केज उसका लोअर बॉर्डर और जो आपका इलियम है उनके बीच में अगर पेन होता है ना तो बोलते हैं फ्लैंक पेन। ये नॉर्मली किडनी के लिए हम देखते हैं, हम पूछते हैं कि पेशेंट की आपके ऐसे, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं फ्लैंक एरिया। तो अगर यहाँ पे पेशेंट को पेन है तो उसको बोलते हैं कि फ्लैंक पेन है। तो किडनी में जब प्रॉब्लम होती है ना तो पेशेंट को फ्लैंक पेन होता है। तो किडनी के प्रॉब्लम्स कौन कौन से हो सकते हैं, इन्फेक्शन लाइक हाइड्रोनेफ्रोस या फिर पॉलीनेफ्राइटिस, ये सब किडनी की प्रॉब्लम है, राइट। तो अगर इधर इस साइड पेन हो रहा है तो वो हो सकता है किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। सपोज पेन अगर इंटेस्टाइन में पेन है या कोई गैस्ट्राइटिस हो गया तो आप पूछोगे हिस्ट्री कि आपने कुछ खाया था, है ना, तो पेशेंट हिस्ट्री देगा कि हाँ मैंने सैंडविच खाई थी, वो 4 दिन पुरानी थी, तो आप बोलोगे हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। तो अब उस केस में आप एब्डोमिनल पेन के केस में क्या पूछोगे, देखो कि आपको वॉमिटिंग हुआ क्या, डायरिया हुआ क्या, यूरिनरी कंप्लेंस है क्या। अच्छा यूरिनरी कंप्लेंस क्यों, क्योंकि एब्डोमेन में हमारे पास ब्लैडर भी होता है, राइट। तो अगर कोई ब्लैडर वाला इन्फेक्शन हुआ होगा जैसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो हो सकता है उसको एब्डोमिनल पेन हो। तो आप क्या पूछोगे, क्या आपको सुसु करने में दिक्कत होती है क्या, तो पेशेंट बोलेगा हाँ होती है, तो आप बोलोगे हो सकता है इसको क्या हो, कि इसको यूटीआई हो, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, ठीक है। फिर आप पूछोगे फीवर बताओ, फीवर है क्या, अगेन गैस्ट्राइटिक की वजह से आप फीवर पूछोगे, ठीक है। और ये जॉन्टिस और ये वेस्ट लॉस तो हम जनरल एग्जामिनेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई फ़ायदा नहीं। आप पेशेंट को जब देखते हो ना जैसे एक्ट्रेस वगैरह, तो वो सब जनरल एग्जामिनेशन में आता है, मुझे शायद यहाँ पे ये लिखना नहीं चाहिए था। तो ये कोई सवाल नहीं होता कि आपको जॉन्डिस है क्या, वेट लॉस हुआ है क्या। वेट लॉस पूछ सकते हो हालांकि, पर वो सिग्निफिकेंट वेट लॉस 10% होता है, दैट डजंट मीन एनी पॉइंट्स टू द एब्डोमिनल पेन, ठीक है। वैसे क्रॉन्स डिजीज़ या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस में वेट लॉस होता है, बट लीव दैट। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी क्रॉन्स डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है उस केस में एब्डोमेन पेन भी होता है और वेट लॉस भी होता है, दैट इज द सिम्टम्स ऑफ द क्रॉन्स डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर वेट लॉस, आपने पेशेंट से पूछा कि पहले आप कितने केजी के थे, सपोज पेशेंट ने बोला मैं 60 केजी की थी और अभी हो गई हूँ 40 केजी। इनफैक्ट माई मदर वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द अल्सरेटिव कोलाइटिस, दिस इज वन ऑफ द डिजीज ऑफ द GIT. So my mother was suffering from ulcerative colitis and her weight from the 73 kg goes down to 32 kg. तो this is very significant, approximately 40 to 45% ये weight loss है यहाँ पे। तो this is a significant weight loss, ठीक है। तो जब आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हो ना, पेशेंट बताता है कि सर 5 महीने पहले मैं बहुत ज़्यादा मोटा था, अभी मैं बहुत पतला हो गया, तो दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट वेट लॉस। तो ये किस में होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस
क्रॉन्स डिजीज या फिर कैंसर के केस में, ठीक है। तो वी थॉट कि मम्मी को कैंसर है, बट इट वाज नॉट कैंसर, इट वाज अल्सरेटिव कोलाइटिस, शी गॉट ट्रीटेड लास्ट ईयर एंड शी इज फाइन नाउ, राइट। चलो, सो दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड द नेगेटिव हिस्ट्री। तो अगर कोई पेशेंट एब्डोमिनल पेन के साथ आता है तो व्हाट यू आस्क द पेशेंट कि एब्डोमिनल पेन तो है, कौन सी साइड में है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ठीक है। तो आप पूछोगे ये सब, तो आप एकदम पहले लोकेशन बनाओ। तो एब्डोमेन का पहले लोकेशन बनाओ, कहाँ पे हो रहा है, और जहाँ पे लोग पेन हो रहा है ना, उस एरिया में ऑर्गन देखो। सपोज राइट साइड में पेन हो रहा है तो राइट साइड में क्या क्या है, राइट किडनी है, राइट कॉलन है, लीवर है ना, अपेंडिक्स है। तो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें पूछो। अपेंडिक्स है तो कहाँ पे पेन हो रहा है, पेन दिखाओ, है ना, टच करो वहाँ पे, क्या लग रहा है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे सीखेंगे हम इस लेक्चर में, इस लेक्चर की सीरीज़ में, कि कैसे हम एक पेशेंट को डायग्नोस करते हैं, ठीक है। अभी सवाल पूछना सीख रहे हो आप, अभी क्या पूछ रहे हो, अभी क्या सीख रहे हो आप, सवाल पूछना, कि एक पेशेंट को कैसे हम सवाल पूछते हैं कि अगर वो एब्डोमिनल पेन लेकर आया है तो आप क्या पूछोगे कि आपको वॉमिटिंग है क्या, डायरिया हुआ है क्या। ये क्यों पूछा, क्योंकि आपको लग रहा है कि कहीं फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो गया। तो फूड पॉइजनिंग में एब्डोमिनल पेन के साथ डायरिया और वॉमिटिंग होती है, इसलिए आपने पूछा ये। फिर आपने पूछा यूरिनरी कंप्लेंट्स बताओ, क्या आपको सूसू करने में दिक्कत हो रही है क्या सूसू करने के बाद भी यूरिन का ड्रॉप ऐसे गिर रहा है क्या सूसू आती है तो अचानक से आपको जाना पड़ता है क्या, अर्जेंसी है क्या यूरिन की, समझे। सूसू के बाद जलता है क्या, मतलब मिक्चुरेशन है क्या, बर्निंग मिक्चुरेशन ये है क्या। तो इसलिए आपको ये पूछना है। ये किस में होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज में होता है। फीवर, अगेन फीवर गैस्ट्राइटिस में होगा अगेन, एंड दिस वेट लॉस, बेसिकली अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज एंड कैंसर। चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज सीजर। देखोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोज हु आर गोइंग फॉर द पीडियाट्रिक्स पोस्टिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज आपका कोई पेशेंट है, ठीक है, वो हो सकता है बड़ा हो या फिर छोटा हो। लेट्स टॉक अबाउट छोटा पेशेंट फर्स्ट, पीडियाट्रिक पेशेंट। तो बच्चों में क्या होता है ना, जब बच्चों में बुखार लगता है ना, तो अगर उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, तो उसकी वजह से उनको सीजर हो जाता है। सपोज ये बच्चा है, ठीक है, और इसको हो गया बुखार, और इसका बुखार बढ़ता गया, तो इसको क्या हो जाएगा, सीजर हो जाएगा। अच्छा, सीजर क्या है, सीजर इज अ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, जिसमें क्या होता है, ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फायर करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल फायर करता है। उसकी वजह से हो सकता है और हो भी नहीं सकता कि मसल्स ऐसे क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करे, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, उसको बोलते हैं हम कन्वल्शन। तो अगर किसी बच्चे को सीजर है तो वो सीजर इज अ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, और कन्वर्जन इज कन्वर्जन इज द मोटर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द सीजर। तो इट कैन बी देयर, इट कैन नॉट बी देयर। तो सपोज अगर कोई पेशेंट आया सीजर का, तो आप उससे क्या पूछोगे, देखो पहले हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस देखो, सिंगल एपिसोड ऑफ द जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर, ये आप 6 से 7 महीने बाद पढ़ोगे फार्माकोलॉजी में। जब आप ड्रग्स फॉर द सीजर पढ़ोगे ना, तो उसमें ये सब आपको आएगा कि व्हाट इज जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर, मालग्राइंड सीजर, ये सब आता है आपको, ठीक है। अभी देखो, अभी सवाल पूछना सीखो। तो जब भी सीजर होगा तो आप क्या पूछोगे कि आपको फीवर है क्या। देखो, ये किससे पूछना है, पीडियाट्रिक्स पेशेंट पे पूछना है। तो बच्चे से थोड़ी पूछोगे, उसकी माँ से पूछोगे। उस दिन भी सिखाया था, इन्फॉर्मर से पूछोगे, द रिलायबल इन्फॉर्मर। अगर किसी पेशेंट को सीजर है तो सीजर वक्त तो ऐसे वो तो अनकॉन्शियस है, वो तो सीजिंग कर रहा है अपना, ठीक है, तो उसको देख कौन रहा है, दैट इज़ अ रिलायबल इन्फॉर्मर। तो उससे पूछो कि क्या इसका हाथ पैर काँप रहे थे क्या, ऐसा कुछ। तो क्या बच्चे को फीवर था क्या, ये पूछना है। उल्टी हुई क्या, हेडेक हुआ क्या, ठीक है। ओके, अब सुनो, दिस इज द क्वेश्चन फॉर द एडल्ट पॉपुलेशन। क्या दिमाग पे चोट लगा था क्या, मतलब हेड इंजरी है क्या, क्योंकि जब हेड इंजरी होती है तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज सीजर, ठीक है। अच्छा, कोई पेशेंट अगर कोई सीजर पहले हुआ है तो हो सकता है उसको सीजर बाद में भी हो। जैसे हमने बोला ना कि पहले अगर हार्ट अटैक हुआ था तो हो सकता है हार्ट अटैक अभी भी हो जाए। तो दैट इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन दैट यू आस्क। अगर कोई पेशेंट सीजर का आया है तो आप उसे क्या पूछोगे, 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल। पहला, बुखार लगा था क्या, अगर लगा था तो कितनी डिग्री लगा था, टेम्परेचर बताओ, ठीक है। दूसरा, क्या पहले कभी सीजर हुआ था क्या, अगर किसी को पहले हुआ है तो उसको आगे होने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, ये जो सिम्टम दिखा है ना, ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है, क्योंकि सपोज कोई पागल इंसान है या फिर उसके दिमाग का पूरा वायरिंग खराब है, तो उस केस में बाकी नर्वस सिस्टम्स भी खराब हो जाती है। तो दिस इज व्हाट यू आस्क। 2 चीज़ें इसमें पूछना इंपॉर्टेंट है, पहला फीवर, दूसरा हेड इंजरी, या मतलब स्कल इंजरी या फिर ऐसा कुछ ट्रॉमा वगैरह। ट्रॉमा का मतलब होता है चोट लगना, ठीक है। चलो, लास्ट टॉपिक दैट इज बर्निंग मिक्चुरेशन। अब सोचो, अगर कोई पेशेंट आया आपको बोल रहा है कि सर मैं जब सुसु करता हूँ तो मुझे जलन होती है अपने ग्लैंड्स पेनिस पे या फिर वेजाइना पे, ठीक है, दैट इज व्हाट्स कॉल्ड द बर्निंग मिक्चुरेशन। तो देखो, बर्निंग मिक्चुरेशन इज अ साइन ऑफ अ इन्फेक्शन,
बेसिकली साइन ऑफ द इन्फेक्शन विच इज़ मोस्ट कॉमन इज यूटीआई, मतलब अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो उसको बर्निंग मिक्सचरेशन होता है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आप पानी ना पियो, इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक इनफ वाटर, तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, आपको बर्निंग मिक्सचरेशन होता है। जैसे कि इनफैक्ट मुझे हर महीने में 2-3 बार बर्निंग मिक्सचरेशन होता रहता है। क्यों? क्योंकि आई डू नॉट ड्रिंक अ लॉट ऑफ द वाटर। जब मैं तुम्हारे लेक्चर्स नहीं लेता तो मैं पानी भी नहीं पीता। ऐसा नहीं कि कोई रिलेशन है, बट मुझे भरना पड़ता है बाहर जाके, तो दैट्स अ वेरी लेजी वर्क टू, तो मैं वो करता नहीं, उसकी वजह से मैं पानी ज़्यादा नहीं पीता। तो जिस दिन 2-3 दिन में पानी ना पीऊँ ज़्यादा, तो मुझे क्या होता है, बर्निंग मिक्सचरेशन होती है। तो दैट कैन वन ऑफ द कॉजेज। ठीक है, चलो। तो अगर सपोज कोई पेशेंट आया आपके पास जिसका क्या है, बर्निंग मिक्सचरेशन हो, तो आप उससे पहला सवाल क्या पूछोगे? क्या आपको बुखार है क्या? क्यों? क्योंकि यूटीआई का मतलब क्या है? यूटीआई इज़ अ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। नॉर्मली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और आपको पता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बुखार तो लगेगा ही। सो यू विल आस्क द पेशेंट, डू यू हैव द फीवर? तो आप बोलोगे फीवर है क्या? दूसरा, फ्लैंक पेन। सर फ्लैंक पेन का मतलब अगेन बताया ना, आपके इधर जहाँ पे किडनी होती है ना, वहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर दर्द है उसको बोलते हैं फ्लैंक पेन। अच्छा, किडनी तो लेफ्ट वहाँ पे दर्द है, इसका मतलब क्या? किडनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम? अगेन पाइलोनेफ्राइटिस, वो भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हो सकता है क्रॉनिक हो सकता है एक्यूट हो। दूसरा हाइड्रोनेफ्रोस, वो भी क्या है, काइंड ऑफ एक इन्फेक्शन ही है। ठीक है, मतलब इन्फेक्शन नॉट, बट हाइड्रोनेफ्रोस इज ऑल्सो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ इन्फेक्शन। ठीक है, चलो। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। कौन कौन से? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पाइलोनेफ्राइटिस एंड हाइड्रोनेफ्रोस। ये तीनों एक ही चीज़ के रिलेशन है। तो उस केस में आप पूछते हो कि आपको फ्लैंक पेन, मतलब पूछते तो नहीं हो फ्लैंक पेन, यहाँ पे पूछते हो कि यहाँ इधर दर्द है क्या, लैटरल साइड में, या फिर फीवर है क्या, और ये क्या है, हिमैचूरिया, यानी कि सूसू करते हो तो उसमें ब्लड आता है क्या। तो ये क्या डिनोट करता है? कोई ट्रॉमा, यूरेथ्रा में कोई ट्रॉमा, यूरेटर में कोई ट्रॉमा, या फिर किडनी में कुछ इन्फेक्शन वगैरह, उसकी वजह से ब्लड तो नहीं आ रहा। तो ये ट्रॉमा के लिए हम पूछते हैं कि क्या आपको हिमैचूरिया है क्या। हो सकता है कैंसर हो, इस केस में भी हिमैचूरिया हो सकता है। ये मतलब यूरिन में ब्लड का आना। अच्छा, नो इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी, ये जो लिखा है ना, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी, इसका मतलब क्या कि जो मतलब ये क्या है, बर्निंग मिक्सचरेशन है। मतलब सुसु करते वक्त टाइम में क्या हो रहा है, बर्निंग मिक्सचरेशन हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि आपको यूरिन कितना आता है ना, कि आपको जब यूरिन आता है तो ऐसा लगता है कि मुझे जाना ही पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं अर्जेंसी। मतलब अभी यूरिनेशन आया, जैसे सपोज मैं अभी बैठा हूँ, है ना, आपका लेक्चर ले रहा हूँ, और मुझे अचानक से यूरिन का मतलब सिग्नल आया, और मुझे इतना जोर से आया कि मुझे जाना ही पड़ा लेक्चर ऑफ करके। इसको क्या बोलते हैं? अर्जेंसी टू यूरिनेट। ठीक है, ओके। कोई डिस्चार्ज वगैरह, मतलब वेजाइना से कोई डिस्चार्ज, यूरेथ्रा से कोई डिस्चार्ज, कोई पिस्चुल वगैरह फॉर्मेशन, ये सब भी हम पूछते हैं। कोई दाग धब्बे। तो दिस इज व्हाट यू आस्क टू अ पेशेंट ऑफ द बर्निंग मिक्सचरेशन। सोचो, ऐसा क्यों पूछा आपने? कभी पेशेंट आया आपका बर्निंग मिक्सचरेशन का, तो आपने क्या सोचा, क्या इसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है क्या? तो अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा तो इसको बर्निंग मिक्सचरेशन होता होगा। तो मैं और पूछ लेता हूँ कि आपको फीवर है क्या, है ना, क्या आपको फ्लैंक पेन है क्या खून निकल रहा है क्या मुँह सुसु करते वक्त, क्या अर्जेंसी ऑफ द यूरिन है क्या? तो अगर ये सब नहीं है तो हो सकता है कि नॉर्मल डिहाइड्रेशन का केस हो, पर अगर ये सब है तो हो सकता है इन्फेक्शन का केस हो। दैट व्हाट यू आस्क टू योर पेशेंट। अब सुनो, ये जो मैंने इतनी सारी बातें बताई, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। अगर आपको समझ नहीं आया, don't worry, when you read the pathology, when you complete your microbiology, there are lot of the disease that you will get to know, and the symptoms of the disease you will get to know, you will read, you will learn, and you will understand. And after that, अगर आप ये वीडियो फिर से देखते हो, then you will understand कि जितनी भी मैंने अभी बातें बताई, it was like कि summary of your second year, it was like summary of your second year, कि आपके पास कोई पेशेंट आया एक सिम्टम लेके, ठीक है, एंड दैट वन सिम्टम्स विच इज़ कॉमन फॉर 10 डिजीज, एंड यू आस्क द 10 different symptoms from all those 10 diseases to rule out which disease is coinciding with these symptoms. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? कि बहुत एक ही सिम्टम पेशेंट लेकर आया है और उसके लिए 10-15 बीमारियाँ हैं, और आप उस पेशेंट से बातें कर करके उससे आप अप्रोच कर रहे हो अपने डायग्नोसिस की तरफ। सो आपने एक पेशेंट से 10 सवाल पूछे, उस पेशेंट ने 2 से हाँ बोले, 8 से ना बोले,
तो योर टू बिकम्स योर, जो जिसको पेशेंट ने बोला कि हाँ मुझे ये सिम्टम्स है, दिस इज पॉजिटिव हिस्ट्री, है ना, ये सिम्टम्स है, दिस इज पॉजिटिव हिस्ट्री। और जो 8 सिम्टम्स थे जिसको पेशेंट ने बोला कि मुझे ये तो प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ अ नेगेटिव हिस्ट्री। तो दैट्स हाउ यू रूल आउट योर डायग्नोसिस। मतलब आपने 10 डायग्नोसिस सोचा, एक पेशेंट आया कोई भी, आपने सोचा कि इसको ये 10 बीमारी में से कोई एक बीमारी होगी, समझे। अगर कोई पेशेंट आया आपके पास तो आपने उसको देखा, समझा, सोचा, फिर आपको लगा कि ये भी पेशेंट इन 10 बीमारियों में से किसी एक बीमारी का है। हमारे पास हज़ारों बीमारी है पर आपने 10 रूल आउट किया। अब इन 10 में से आपको ढूंढना है कि परफेक्टली कौन है ना। देन यू विल आस्क द पेशेंट अबाउट द सिम्टम्स ऑफ ऑल दिस 10 डिजीज, और जिसका सिम्टम ज़्यादा मैच होता है your provisional diagnosis goes towards that disease, and that is what a negative history teaches you, and that is how you become a good clinician or a good diagnostic doctor, ठीक है। सो आप कैसे लिखोगे, दिस इज हाउ यू राइट नो हिस्ट्री ऑफ जो पेशेंट ने बोला, सिम्टम 1 सिम्टम 2, उसके नीचे लिखना है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और वो रेलिवेंट चीज़ें होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सीजर का पेशेंट आया, ऐसा नहीं कि आपका सपोज बर्निंग मैच्योरेशन का पेशेंट आया और आप उससे पूछ रहे हो फालतू की बातें कि हेड इंजरी है क्या, दैट डजंट मेक एनी सेंस, समझे क्या। अगर आपका बर्निंग मैच्योरेशन का पेशेंट आया, यू कैन नॉट आस्क पेशेंट की हेड इंजरी है क्या। अगर आपका सीजर का पेशेंट आया, यू कैन नॉट आस्क द पेशेंट की आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्या, दैट डजंट मेक एनी सेंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू आस्क, ठीक है। चलो इतना करते हुए हम कहते हैं आज के लिए टाटा बाय बाय, एंड यू वॉच दिस लेक्चर repeatedly, you will understand, that's a promise. Bye.